हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग यहाँ पे दोबारा आई कैन समन गॉड्स की 6th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और मैं कोई रिकैप देने नहीं वाला हूँ। लेट्स बिगिन नाउ। क्योंकि हम लोगों को पता है कि अबाया सेक्ट यहाँ पे एम्परर के ना होने का फायदा कैसे उठा रहा है। इसके बाद जो उससे बढ़ जाता है और हम लोग यहाँ पे जुनिवे और उसकी टीम को देखते हैं जो कि गेट के पास पहुंचते हैं। जुनिवे पूछता है कि इतने सभी मॉन्स्टर यहाँ पे इकट्ठा क्यों हो रहे हैं। इस पे वेगा आगे से बताता है कि ये सभी मॉन्स्टर्स अकेले नहीं आए हैं। यहाँ पे ऊपर जो तुम्हें कल्टिवेटर्स दिखाई दे रहे हैं ये डिमोनिक कल्टिवेटर और ये मॉन्स्टर का इनसे कोई नाता वता होगा। वेगा और युआन जुनिवे से पूछते हैं कि क्या हमें कुछ करने की जरूरत है, लेकिन उसी टाइम पे जुनिवे को यहाँ पे एक हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये उसकी व्हाइट रोब्ड आर्मी है जो कि उसने कल ही समन की थी। हम लोग इनके जनरल यहाँ पे चेन किंगजी को देखते हैं जो कि इस आर्मी को लीड कर रहा था और उनकी मदद से ये लोग यहाँ पे इजिली इन सभी मॉन्स्टर्स को न्यूट्रलाइज कर दे रहे थे। इनके साथ जो डिमोनिक कल्टिवेटर थे वो भी इस आर्मी को देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सभी यहाँ पे अचानक से कैसे आ गए और ऊपर से इन सभी की कल्टिवेशन भी काफी ज्यादा है। आर्मी झुंड में है ना, भले सबकी कल्टिवेशन यहाँ पे फाउंडेशन रियलम में है, लेकिन जब अगर सब एक साथ मिल जाए तो इनकी पावर बढ़ जाती है। डिमोनिक कल्टिवेटर भी यहाँ पे इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्मी वाले थे और वो इजिली यहाँ पे इन सभी चीजों को डिफेंड कर ले रहे थे। पीछे की तरफ जो सोल्जर्स थे वो खुश हो जाते हैं कि इनकी रेनफोर्समेंट यहाँ पे आ गई है। हमें इस आर्मी के बारे में बताया जाता है कि इस आर्मी को यहाँ पे इनविजिबल आर्मी स्पिरिट कहा जाता है, क्योंकि ये आज तक जो भी बैटल लड़ी है उसे आज तक हारी नहीं है। जब तक यहाँ पे व्हाइट रोब्ड आर्मी के पास उनका कोर है तब तक आर्मी पूरी तरीके से गायब नहीं होगी। सिर्फ एक पावरफुल बंदा जो कि यहाँ पे कम से कम वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे हो वही इन्हें हरा सकता है। इस पे जुनिवे काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके पास एक इनविजिबल वार्मी स्पिरिट आ गई है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एल्डरलिंग और जू के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे जू धाराशाही हो जाता है। इस पे जुनिवे यहाँ पे वो साजिंग को ऑर्डर देता है कि जल्दी से जाके उसकी मदद करो। इस पे ये सभी आगे बढ़ जाते हैं जू की मदद करने के लिए और सबसे ज्यादा खुश ये थे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज में मजा आता है और वो चीज तुम्हें पता है। उसी टाइम में जुनिवे की नजर यहाँ पे एप मॉन्स्टर के ऊपर पड़ती है जो काफी ज्यादा ताकतवर था और वो आर्मी को काफी इजीली ही ब्लॉक कर ले रहा था। उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे काफी ज्यादा थी, वो हाथों को नीचे मारता तो आर्मी पीछे ढकेल जाती। इसीलिए जुनिवे यहाँ पे लीवाई से कहता है जाओ और जाके आर्मी की मदद करो। तो लीवाई तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे एक ही मूव का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उस एप मॉन्स्टर को न्यूट्रलाइज्ड कर देता है। न्यूट्रलाइज्ड का मतलब तुम्हें पता ही चल रहा होगा, अपनी आंखों से ही देख रहे हो। बाकी इसका असली मतलब यहाँ पे किसी भी जानवर को शांत करना होता है, बट हम इसका इस्तेमाल किसी और चीज के लिए कर रहे हैं, हमेशा के लिए शांत करने के लिए। किंगजिम यहाँ पे लीवाई की तारीफ करता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके बाद वो दोबारा आर्मी को लीड करते हुए यहाँ पे पता नहीं इस गेट का नाम क्या था, लेकिन वो इस गेट के अंदर से यहाँ पे डायनेस्टी के अंदर आ जाता है। जिसके बाद गेट को बंद कर लिया जाता है ताकि कोई भी मॉन्स्टर अंदर ना आ सके। इसके बाद किंग्स यहाँ पे जुनिवे की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वेगा को अभी तक पता नहीं था कि ये उनके ही चेले हैं। इसीलिए वो जुनिवे से ये कहता है अगर हम इनको यहाँ पे अपनी तरफ कर ले तो फायदा ही फायदा होगा। लेकिन जब वो जुनिवे के मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखता है तो फिर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि अगले ही पल किंग्स आता है और वो जुनिवे को यहाँ पे ग्रीटिंग्स देता है, ये कहते हुए कि अब से वो लोग यहाँ पे जुनिवे के लिए कोई भी कमांड को फॉलो करेंगे। जुनिवे यहाँ पे किंग्जी को फुल इज्जत देते हुए कहता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। विवेका काफी ज्यादा हैरान होता है, वो मन के अंदर सोचता है कि ये तो साला एकदम हर गई लेवल पे है। हालांकि किंग्जी यहाँ पे जुनिवे से यही कहता है कि अब वो उसको फॉलो कर रहा है तो फिर उसे कभी भी निराश नहीं करेगा। इसके बाद युआनबा और रेड बॉय भी यहाँ पे आ जाते हैं जो कि जो को बचा लाए थे और बुढ़ो को अपने साथ लेके आए थे, बेसिकली एल्डरलिंग को। जिनमें उनसे कहता है कारे बुढ़ो का हाल चाल बा, घुटनों का दर्द कैसा है, झंडू बम लगा दूं क्या। इस पे एल्डरलिंग यहाँ पे जुनिवे को देखते ही पहचान जाते हैं कि वही जुनिवे है। वही जुनिवे को बताता है कि ये पक्का यहाँ पे अबाया सेक्ट से होगा, इसके कपड़ों के ऊपर जो सिंबल है। वही जुनिवे से कहता है कि वो लोग यहाँ पे अबाया सेक्ट को अपना एनिमी नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा है और पावरफुल भी है। इस पे एल्डरलिंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो जुनिवे से कहते हैं कि उनके सेक्ट का जुनिवे से का कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस यहाँ पे डायनेस्टी के ऊपर कब्जा करना चाहते थे बस। वो लोग जुनिवे से यहाँ पे कोई भी लेन देन नहीं रखना चाहते हैं। इस पे जुनिवे आगे से कहता है कि मैं डायनेस्टी से जाऊंगा ही नहीं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, कब तक नहीं करोगे हमला। पीछे से जुनिवे से कहता है कि हम लोग इन्हें यहाँ पे अपना दुश्मन नहीं बना सकते हैं, ये सभी डिमोनिक कल्टिवेटर्स हैं। एल्डरलिंग भी आगे से ये कहते हैं कि वो लोग थोड़ी ना इस चीज के लिए यहाँ पे एग्री कर सकते हैं। अगर जुनिवे यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकेगा तो वो लोग यहाँ पे मॉन्स्टर टाइड को और ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। साथ ही में जुनिवे यहाँ पे उनसे पूछता है कि तुम लोग डिमोनिक कल्टिवेटर्स के साथ इतना क्यों ज्यादा मिले हुए हो। इस पे फाही आगे से बताता है कि डिमोनिक कल्टिवेटर्स यहाँ पे पूरी तरीके से अलग होते हैं, वो सभी एक ही लाइन में आते हैं। यहाँ पे टोटल 9 मेन डिमोनिक सेक्ट हैं और उनके लीडर्स हैं और उन 9 सेक्ट में से कई सारे छोटे छोटे सेक्ट आते हैं जो कि उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। अबाया सेक्ट उन्हीं छोटे में से एक है। इनका बस एक ही काम होता है जो कि यहाँ पे कई सारे रेटियस कल्टिवेटर डायनेस्टर्स के ऊपर यहाँ पे अटैक करते हैं और उनके ड्रैगन विंग्स को यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं और किसी को कुछ भी पता नहीं होता है कि ये लोग ऐसा करते ही क्यों हैं। वहीं पे जुनवे भी काफी को सोच रहा था क्या उससे कुछ छूट गया है क्या डायनेस्टी के अंदर जिसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, सब कुछ तो उसने भाई लपेट लिया है। वहीं पे किंग्जी भी जुनवे से कुछ कह रहा था और जुनवे यहाँ पे एल्डरलिंग से कहता है कि अबाया सेक्ट यहाँ पे साउथ एरिया के अंदर पावरफुल है, इसलिए एल्डरलिंग को यहाँ से चले
लिए जाना चाहिए। वह पे जुनिवे से कहता है कि प्लीज हमारी मदद करो भाई, ब्रोंज गेट को डिफेंड करने में मॉन्स्टर वेव काफी ज्यादा बढ़ गई है। देखते ही देखते यहाँ पे जितने भी सोल्जर थे वो सभी यहाँ पे जुनिवे से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि जुनिवे यहाँ पे मदद करे ताकि वो लो या लोगों की यहाँ पे मदद कर सके जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं। हालांकि एंडरलिंग यहाँ पे जुनिवे से साफ कह देते हैं कि अगर वो इनकी मदद करेगा तो फिर वो यहाँ पे अबायासेट को अपना दुश्मन बना लेगा। जिससे जुनिवे के पास यहाँ पे एक साइड क्वेस्ट आ जाती है जिसको यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं। अब अगर वो चाहे तो फिर यहाँ पे राइटियस कैंप को स्टेब्लिश कर सकता है बेसिकली यहाँ पे अबायासेट को रोक के और मॉन्स्टर वेव को यहाँ पे खत्म करके। लेकिन अगर वो चाहे तो फिर वो यहाँ पे डिमोनिक कैंप को भी स्टेब्लिश कर सकता है। बस उसको यहाँ पे एल्डरलिंग को जो करना है वो करने देना है। बस वो बस चश्मा लगाए, पॉपकॉर्न ले और आराम से बैठ के देखिए बस। लेकिन अगर वो यहाँ पे राइटियस कैंप को चूज करता है तो फिर उसे कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि वो यहाँ पे मर्जिंग एबिलिटी को भी पा सकता है जो कि समन यूज करते टाइम में काम आएगी। अब जुनिवे का यहाँ पे माइंडसेट बिल्कुल एकदम ट्रेडर्स वाला था कि प्रॉफिट और लॉस जहाँ दिखे वहां मार दो। इसीलिए वो यहाँ पे राइटियस कैंप वाली साइड को चूज करता है और एल्डर को बलि का बकरा बना के उन्हें यहाँ पे चढ़ा देता है ये कहते हुए कि जाओ। लेकिन एल्डरलिंग भी कम नहीं थे, वो यहाँ पे टपकते टपकते हुए भी जुनिवे को साथ में लेके डूबना चाहते थे। इसीलिए वो उसके ऊपर यहाँ पे सरप्राइज अटैक कर देते हैं। तो फिर जल्दी से रेड बॉय आगे बढ़ता है जो कि अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एल्डर को निपटा देता है, जिससे जुनिवे की जान यहाँ पे जाते जाते बचती है। अब अगर तुम लोगों को लगता है कि ये मानवा कुछ ज्यादा ही सिटी है, वही प्लॉट है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि प्लॉट ही ऐसा है कि कुछ किया नहीं जा सकता है। अब आधा डाल लो कि जुनिवे की फील्डिंग हर बार सेट होगी क्योंकि पावरफुल एनिमी आते जाएंगे उसके सामान से ज्यादा। अब ये सब कुछ यहाँ पे बस थोड़ा सा टेंशन बनाने के लिए किया गया है कि आगे क्या होगा। इसे कई सारे मूवीज के अंदर होता है कि गुनहगार एकदम सामने होता है लेकिन फिर भी वो पकड़ा नहीं जाता किसी के आ जाने की वजह से या फिर फोन कॉल आ जाने की वजह से। लेकिन जो टेंशन और सस्पेंस मचता है ना वो अलग लेवल का होता है। बाकी हमें पता है कि ये भी साला सिर्फ फिक्शन है और कुछ नहीं। खैर एल्डरलिंग तो भाई गया, अब उनका यहीं पे ही काम तमाम हुआ और उनके जाते हैं यहाँ पे जितने भी उनके डिसाइपल थे वो सभी भी यहाँ पे कल्टी मार लेते हैं, ये कहते हुए कि उनके बिना तो हमको जुखाड़ भी नहीं पाएंगे। फिर जुनिवे अपने सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि जो मॉन्स्टर वेव यहाँ पे आई हुई है उन्हें खदेड़ के वापस भेज दो। इस पे ये सभी एकदम तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक एक करके यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर वेव थे उन सभी को यहाँ पे न्यूट्रलाइज्ड करने लगते हैं। वेगा भी आगे से मदद करता है अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए। पहली बार देख रहा हूँ कि ये कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसा तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है हमें। गूगल बाबा यही हो रखा है जुनिवे के लिए। इसके बाद जुनिवे पीछे मुड़ता है और जो से पूछता है कि डायनेस्टी के क्या हालचाल हैं। इस पे जो आगे से बताता है अगर जुनिवे ना होता तो ब्रोंज गेट यहाँ पे कब का टूट चुका होता और अब तक यहाँ पे मॉन्स्टर नाच रहे होते। उसने इंपीरियल कोर्ट को यहाँ पे रिपोर्ट भेज दी थी कि मदद के लिए भाई कुछ तो भेज दो यार, लेकिन वो लोग यहाँ पे थ्रोन के लिए आपस में ही कुत्तों की तरह भाई लड़ रहे हैं। इसीलिए वो लोग इतने बिजी हैं कि वो यहाँ पे मदद भेजना ही भूल गए। जुनिवे आगे से पूछता है कि मेरे साथ चलना चाहोगे, इसके लिए जो मान जाता है। इस पे नए आगे से फूलते हुए कहती है ये सब कुछ गलत बात है, तुम साला कैंडेस का फायदा उठा रहे हो यहाँ पे। खैर जुनिवे की जो कैंप एस्टेब्लिशमेंट वाली क्वेस्ट थी वो कंप्लीट हो जाती है और उसे जो रिवॉर्ड मिलना था वो मिल जाता है। साथ ही में उसके कल्टीवेशन भी यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर जाती है और वो नासेंट सोल रियलम के फर्स्ट लेवल पे आ जाता है। सॉरी फोर्थ, आंखों में धोखा हो रहा है। अब इसके बाद सिस्टम हम लोगों को यहाँ पे इस मर्जिंग एबिलिटी के बारे में बताता है, जैसे कि जुनिवे को जो रैंडम समन है यानी कि वो कभी कभी अपना समन उससे कमजोर भी समझ कर लेता है जैसे कि जैंग जियाओ है। लेकिन इस मर्जिंग एबिलिटी के साथ में जुनिवे यहाँ पे अगर किसी समन को जोड़ देता है तो वो कुछ टाइम के लिए समन रुक जाएगा, 1 साल या 2 साल के लिए। लेकिन जब वो यहाँ पे आएगा तो वो जुनिवे से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा, यानी कि उसके समन से भी कई गुना शक्तिशाली। बेसिकली एफडी समझो 7 साल के लिए छोड़ दोगे तो डबल हो जाएगी। लेकिन रिस्क भी है कि इतने में अगर मैं ही निपट गया तो, या फिर विजय माल्या जैसा कोई आ गया और पैसा उड़ा ले गया तो। मगर आम आदमी कर भी क्या सकता है, घर में रखेगा तो काला धन है, बाहर कहीं खर्चा करेगा तो निर्मला ताई का धन है, यू नो दैट। खैर जुनिवे अपने मन के अंदर यही सोचता है कि ये सबसे अच्छी चीज है क्योंकि इसकी मदद से अब वो यहाँ पे पानगो को भी समन कर सकता है। पानगो एक गॉड है और चाइनीज मैथोलॉजी के हिसाब से उसने ही यहाँ पे वर्ल्ड को बनाया है, हेवन और अर्थ को अलग करके। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो खत्म हुआ था तब उसकी बॉडी से यहाँ पे ये नदियां बनी थी, ये पहाड़ बने थे। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज प्रोफेसर्स, सिस्टम जुनिवे को ये भी बता देता है कि वो यहाँ पे कई सारे समन्स को यहाँ पे मर्ज कर सकता है। बेसिकली 5 बार जो वो समन करने वाला था वो उनको एक में मिला देगा तो और भी पावरफुल यहाँ पे कोई समन आ सकता है जो उससे या फिर उसके समन किए गए पावरफुल बंदे से और ज्यादा पावरफुल होगा। अब जुनिवे सब कुछ यही सोचता है और चला जाता है इस एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। ज्यादा चीजें मैं समझाने नहीं वाला, लेकिन उस टाइम पे जो यहाँ पे जुनिवे को रोकता है तो जुनिवे उससे पूछता है कि तुमने मन बदल लिया क्या। जिसपे जो पीछे मड़ के वहाँ के जितने भी लोग थे उन सभी लोगों से कहता है कि डायनेस्टी पूरी तरीके से अब यहाँ पे बर्बाद हो चुकी है, उन्हें हमारी जिंदगियों से कोई लेना देना नहीं है, वो बस कुर्सी के पीछे पगल आए हुए हैं कि कौन यहाँ पे थ्रोन के ऊपर बैठेगा। इसलिए अब से वो सभी लोग यहाँ पे जुनिवे को फॉलो करेंगे। इतने समय ये लोग यहाँ पे लुयान सिटी के अंदर है तो एक तरीके से जुनिवे ने यहाँ पे लुयान सिटी को अपना बना लिया है। वहीं पे कुछ लोग इसके लिए थोड़ा सा झिझक रहे थे तो जुनिवे आगे से कहता है कि फोर्स ना करो यार तुम लोग खुद को। तो ये लोग आगे से कहते हैं कि अब तो हम पक्का तुम्हारे लिए बनेंगे, तुम्हारे तो डिसेंडेंट बनने को भी हम लोग राजी हैं। जुनिवे आगे से कहता है कितना भी नीच ना गिरो, कम से कम खुद की तो सेल्फ रिस्पेक्ट रख लो। वेगा भी यहाँ पे जुनिवे से यही
कहता है कि हम इन सभी लोगों को अपने साथ लेके चल सकते हैं, ये लोग यहाँ पे गद्दारी पे नहीं उतरेंगे, ये डायनेस्टी के लोगों के तरीके नहीं है। इसलिए जुनवे यहाँ पे पीछे मुड़ के जू से कहता है कि तुम इन सभी लोगों की तैयारी करो और पूरा माल इकट्ठा करो, हम लोग 2 दिनों के बाद ये जगह छोड़ के निकल जाएंगे। जिसके बाद अगला सीन 2 दिनों के बाद का होता है, जहाँ पे जुनवे इन सभी लोगों को लेके अकेले जा रहा था। ये जो तुम्हें आगे स्पाइक वाला चीज दिख रहा है, ये भाई एक तरीके से क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर जुनवे एकदम मौज काट रहा है, कमर दवाई हो रही है, हाथ पैर दबाए जा रहे हैं भाई साहब के, और इसके चेहरे से ये पता चल रहा है कि इसे किस तरीके की सुख की प्राप्ति हो रही है। ये उसी टाइम पे ताई से जुनवे को बताता है कि ब्लू किंगडम के सामने कुछ बवाल हो रहा है। तो फिर जुनवे यहाँ पे युआनबा को बुलाता है, तो युआनबा पलक झपकते ही आ जाता है और वो युआनबा से कहता है कि सामने की तरफ जो क्लिफ बैरियर है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। और वो किंगजी से कहता है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिफ को पास करेंगे तो जितने भी बगावत वाले होंगे उन्हें तुम एक झटके के अंदर निपटा देना और किसी को भी ना छोड़ना। इसके बाद किंगजी अपनी आर्मी को लेता है और युआनबा अपनी तरफ से उड़ते हुए जाने लगता है। वहाँ पे ब्लू किंगडम के ऊपर जो लोग बैठे हुए थे वो आगे से कहते हैं कि ये क्या चीज आ रही है, ये कोई नई बीस्ट वेव है क्या। तो फिर ऊपर से युआनबा बाहर निकालता है जो कि सीधा उस बैरियर के ऊपर अटैक करता है और उस बैरियर को एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद किंगजी अपनी आर्मी को लेते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ता है और जितने भी वहाँ पे गद्दार वद्दार थे उन सभी को खदेड़ के इधर उधर भगाने लगता है। और युआनबा की शकल देखो, इसे भाई मजा आ रहा है ये काम करने में। खैर इसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों को पकड़ लिया जाता है और इनसे साफ कहा जाता है कि जुनवे को अपना राजा मान लो, नहीं तो यहीं पे ही निपट जाओ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। वे ब्लू किंगडम के जितने भी लोग थे वो सभी आगे से पूछते हैं कि अब हमारा ओवरलॉर्ड कौन होगा, जिसपे एक बंदा आगे से कहता है कि जुनवे होगा और कौन होगा, देखा नहीं उसने कैसे यहाँ पे नैंजो डायनेस्टी के ऊपर हमला किया है। इसी के साथ हमारा ब्लू किंगडम यहीं पे ही निपट जाएगा। वहीं पे हम लोग जुनवे को देखते हैं जो कि पीछे मुड़ के उन लोगों से पूछता है कि तुम में से कौन यहाँ पे इस क्लिफ बैरियर को गार्ड करेगा। तो फिर ज़ैंग जियाओ आगे बढ़ता है, वो आगे से कहता है कि ये जगह काफी ज्यादा छोटी है, इसे गार्ड करने की जरूरत नहीं है, उसे यहाँ पे अकेला छोड़ दिया जाए, बस यहाँ पे कुछ जनरल और 5000 सोल्जर्स के साथ में वो अकेला ही यहाँ पे इस जगह को गार्ड कर लेगा। जुनवे यहाँ पे उससे पूछता है क्या वो उसके ऊपर भरोसा कर सकता है, जिसपे ज़ैंग जियाओ आगे से इतना ही कहता है अगर कोई भी यहाँ पे गद्दार की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो सबसे पहले जुनवे को ही बताएगा। तो जुनवे यहाँ पे उससे कहता है ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए सारी चीजें अरेंज करे दे रहा हूँ। और वो बाकी लोगों से कहता है कि यहाँ पर काम हो चुका है, चलो आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद अगला सीन ब्लू किंगडम का होता है और यहाँ पे नेम चेंज हुआ है तो कैंगलैंग किंगडम ही ब्लू किंगडम है। वहाँ पे हम लोग कैंगलैंग किंगडम के एम्परर को देखते हैं जो कि आगे से चीखते हुए कहता है कि जुनवे कुछ देर तो पहले यहाँ पे नैंजो डायनेस्टी के अंदर था, अचानक से वो यहाँ पे उनके बॉर्डर के लिए बैरियर के पास कैसे आ चुका है और ऊपर से उसने उस जगह के ऊपर कब्जा भी कर लिया। इस पे आगे से जितने भी सलाहकार थे और जितने भी ऑफिशियल थे वो कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंस को देखते हैं जो कि दोबारा कहता है कैसा रहेगा अगर हम लोग यहाँ पे एम्परर कियान से मदद मांगे। एम्परर कियान यहाँ पे जुनवे के फादर ही हैं और कैंगलैंग का एम्परर तुरंत इस चीज के लिए मान जाता है, ये कहते हुए कि अगर उसे यहाँ पे अपना संसार बचाने के लिए अपनी इज्जत भी बेचनी पड़े तो इस चीज के लिए वो राजी है, इसीलिए वो तुरंत इस चीज के लिए हाँ कह देता है। तो प्रिंस के पास यहाँ पे प्लान बी भी था, वो आगे से अपने बाप से कहता है कि अगर ये प्लान काम नहीं किया तो फिर हम लोग उस चीज को बाहर निकाल ले देंगे और वो पक्का यहाँ पे जुनवे को हरा ही देगी। हमें पता चलता है कि एम्परर की फटी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे इस मौके को लेने वाला है क्योंकि उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो यहाँ पे अपने किंगडम के ऊपर से हाथ धो बैठ सकता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि अगले 10 दिनों के दौरान में यहाँ पे जुनवे ने कैंगलैंग किंगडम की कई सारी सिटीज को कैप्चर कर लिया था और वो लगातार यहाँ पे कैंगलैंग किंगडम की सिटी तक आगे बढ़ते हुए जा रहा था, बेसिकली कैपिटल सिटी तक। ताइसे भी जुनवे को यही बताता है कि अगले आधे दिन तक वो लोग यहाँ पे कैपिटल सिटी के अंदर पहुंच जाएंगे, लेकिन जुनवे को ये पहले से ही पता था। वह पे जुनवे जब यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था तो फिर उसे कुछ महसूस होता है। टेंगो से पूछता है कि क्या हुआ, तो जुनवे उसे बताता है कि उसने यहाँ पे कैंगजन वुल्फ के साथ में अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट खो दिया है, बेसिकली इनका कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है। वह पे जुनवे ने वुल्फ को ऐसे ही बाहर छोड़ दिया था क्योंकि वो उसे डायनेस्टी के अंदर लेके नहीं जा सकता था, लेकिन उनके बीच में जो सोल कॉन्ट्रैक्ट था अब वो पूरी तरीके से टूट चुका है। टेंगो आगे से बताता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं टूट सकता है जब तक कोई पावरफुल बंदा उसे फोर्सफुली तोड़े ना। और वो जुनवे से ये भी कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी पिक्चर याद आए कॉन्ट्रैक्ट टूटने से पहले तो फिर मुझे बता देना। इस पे जुनवे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए यहाँ पे कुछ याद करने की कोशिश करता है तो फिर उसे यहाँ पे डीमन किंग बुल किंग दिखाई देता है। इसको देख के जुनवे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सिस्टम से पूछता है कि यहाँ पे अगर उसका सामना बुल डीमन किंग से पहले हो जाता है बिना समन करे हुए तो फिर क्या होगा। सिस्टम उसे बताता है अगर तुमने उसे समन नहीं किया और अगर तुम्हारी मुलाकात उससे हो जाती है और तुम्हारी पावर उससे कम रहती है फिर तो वो तुम्हें यहाँ पे खैनी की तरह रगड़ के दांतों तले दबा लेगा। अच्छा यही रहेगा कि बुल डीमन किंग से दूरी रहो। जिस पे जुनवे अपने मन के अंदर यही सोचता है कि शायद से वुल्फ की वजह से ही ये कॉन्ट्रैक्ट टूटा हो और बुल डीमन किंग को उसके बारे में कुछ भी पता ना हो, शायद से वो कभी यहाँ पे उससे टकराएगा ही नहीं, इसलिए वो चैन की सांस लेने लगता है। तभी यहाँ पे कैपिटल सामने आ जाता है और जुनवे कैपिटल को देखते हुए कहता है कि बहुत जल्द ही ये कैपिटल उसका होने वाला है। तो फिर युआन बाय, रेड बॉय और बाइली उसके सामने आते हैं और पूछते हैं कि कौन जाएगा वहाँ पे हमला करने के लिए। जुनवे अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर रेड बॉय और युआन बाय जाएंगे तो ये पूरी तरीके से कैपिटल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि ये दोनों जब भी लड़ते हैं तो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, इसलिए ली बाई को आगे भेजा जाता है। इस पे ली बाई आगे से हंसते हुए कैंगलैंग कैपिटल की तरफ
निकल जाता है। इसके बाद अगला सीन कैपिटल का होता है जहाँ पे बैरियर वैरियर बना हुआ था। हम लोग यहाँ पे एम्पायर को देखते हैं जिसकी फटी पड़ी थी। वो अपने लोगों से कहता है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनकी कैपिटल को ये दिन देखना पड़ेगा। वहीं पे हम लोग प्रिंस को देखते हैं जिसने अपने पास कुछ तो दबा के रखा हुआ था जो कि इन लोगों का लास्ट ऑपरेशन होने वाला था। अब उसी टाइम में यहाँ पे लीवाई आता है जो कि अपनी स्पेशल शॉट्स का इस्तेमाल करता है और कई सारी बिल्डिंगों को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये लोग यहाँ पे बैरियर की मदद से अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं लेकिन लीवाई टू मच पावरफुल था, इसलिए वो इजिली बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन लोगों से कहता है या तो सरेंडर करो या फिर मारे जाओ। जिस पे एम्पायर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो प्रिंस से कहता है कि जल्दी से यहाँ पे एसेंट सोल को सेक्रीफाइस करो। और वो मन के अंदर सोचता है अगर वो लोग यहाँ पे ये सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो फिर कैंगलैंग कैपिटल यहाँ पे पूरी तरीके से हारा जाएगा। जिस पे प्रिंस जल्दी से यहाँ पे कपड़ा हटाता है और उस एसेंट सोल को सेक्रीफाइस करने की तैयारी करने लगता है। इसके लिए वो सबसे पहले अपना अंगूठा काटता है और उसके ऊपर यहाँ पे अपना खून लगा देता है। उस एसेंट सोल का निकलता हुआ और जैसे ही बाइली महसूस करता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये काफी ज्यादा ईविल है, लेकिन प्रिंस को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो आगे से हंसते हुए कहता है कि इसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है और जब एसेंट सोल यहाँ पे सक्सेसफुली अवेकन होती है तो उसे सबसे पहले प्रिंस को ही कंज्यूम कर लेती है सेक्रीफाइस के तौर पे। इसके बाद वो जाग के कहती है कि किसने मुझे भाई जगाया यार, चैन से सो रहा था, एक तो सोने को नहीं मिलता है, तुम लोग और परेशान करते हो। लीवाई उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और ऊपर से इसके अंदर से डिमोनिक की भी निकल रही थी। ये डिमोनिक की इतनी ज्यादा डेंस थी कि इन लोगों को भी इतनी दूर से ये की महसूस हो जाती है। वेगा आगे से पूछता है कि किंगडम ने ऐसा कौन सा बुरा काम किया भाई जो यहाँ से इतने ज्यादा डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही है। इस पे ताइसी आगे से बताता है कि ऐसा कहा जाता था कि कैंगलैंग किंगडम के नीचे पहले डिमोनिक एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था, लेकिन जब यहाँ पे डिमोनिक एम्पायर का कैपिटल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गया इसके बाद जाके यहाँ पे अभी के लिए कैंगलैंग किंगडम को बनाया गया। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात के ऊपर यकीन नहीं करते हैं। जिन्हें आगे से कहता है कि ये लेजेंड काफी ज्यादा ऑफेंसिव है। वेगा इस बारे में क्या सोचता है, जिस पे वेगा आगे से कहता है कि ये बात सही हो सकती है क्योंकि जो पावरफुल एनर्जी आ रही है वो काफी ज्यादा एशियन टाइप की और उसकी डिमोनिक की भी काफी ज्यादा है। जिन्हें साबुजिंग से कहता है कि पहले तुम जाओगे जिसके बाद हम लोग आएंगे। इसके लिए साबुजिंग मान जाता है और तुरंत यहाँ से कैपिटल के लिए निकल जाता है। लेकिन साबुजिंग जैसे ही आगे बढ़ता है तो फिर वो जो एशियंट एंटिटी थी वो आगे से कहती है कि होली कोड तो कहाँ गया भाई, वो तो इंटरनल था ना। तो जुनिवे जल्दी से रेड बॉय और युआनबा को लेता है और आगे बढ़ने लगता है कैपिटल की तरफ। हम लोग कुछ रॉयल गार्ड्स को देखते हैं जो कि जब इन्हें अंदर आते हुए देखते हैं तो फिर इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन युआनबा उल्टा इन्हें ही रोक देता है और रेड बॉय आगे से यहाँ पे अपनी थर्माइक फायर का इस्तेमाल करता है और उन्हें निपटा देता है। और तभी जुनिवे की नजर उस डिमोनिक एंटिटी के ऊपर पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा पावर रिलीज कर रही थी और वो पावरफुल एंटिटी चिल्ला चिल्ला के बस इतना ही कह रही थी कि होली कोड इटर्नल है, वो कभी भी नहीं मर सकता। इसके बाद वो पता नहीं कैसे एनर्जी रिलीज करता है और सब कुछ कंज्यूम करने लगता है और जिन्हें उस एंटिटी को देख के यही सोचता है कि बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। जिसके बाद हम लोग प्रिंस को देखते हैं और ये मरा नहीं यार, इसको तो सबसे पहले एंटिटी ने कंज्यूम किया था, ये बच कैसे गया। खैर जो भी हो, ये यहाँ पे एंटिटी से कहता है कि जल्दी से जाके इसे डिवोवर कर लो, इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मतलब कि जिन्युवे को। तो ये सबसे पहले यहाँ पे प्रिंस को ही अपना शिकार बनाता है। ये कहते हुए कि अभी देता हूँ तेरे को ऑर्डर। जिसके बाद ये प्रिंस को अपनी बलि चढ़ा लेता है और उसकी सोलो उसकी बॉडी को डिवोवर कर लेता है। टिंगो आगे से ये कहता है कि ये पक्का किसी डिमोनिक डायनेस्टी का एम्परर या फिर कोई किंग विंग होगा, जैसा कि यहाँ पे वेगा ने कहा है। जिसपे जुन्नुवे को याद आ जाता है कि ये जो डिमोनिक स्पिरिट यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि ये चीज इटर्नल रहेगी, ये पक्का डिमोनिक डायनेस्टी की ही होगी। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के रेड बॉय से पूछता है क्या वो इस स्पिरिट को हरा सकता है, लेकिन रेड बॉय को कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो यहाँ पे इस स्पिरिट को हरा सकता है क्योंकि उसकी समाधि फायर भी उसके ऊपर काम नहीं करेगी। जुन्नुवे यही सोचता है कि रेड बॉय कुछ नहीं कर सकता है तो फिर हम लोग क्या कुछ घंटा उखाड़ पाएंगे। खैर इसके बाद हम लोग उस इविल स्पिरिट को देखते हैं जो कि इकट्ठा हो जाती है और इसके पहले सवाल देखो, मैं हूँ कहाँ पे, मैं कौन हूँ, हमें थोड़ी ना पता होगा, तू जान। खैर इसके बाद ये सक्की निगाहें यहाँ पे जुन्नुवे की तरफ मोड़ता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कर रहा है। जुन्नुवे आगे से कहता है कौन सा माल फूका बे, मुझे कुछ भी नहीं पता। खैर इसके बाद युआनबा यहाँ पे जुन्नुवे को डिफेंड करते हुए इविल स्पिरिट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इविल स्पिरिट अकेले यहाँ पे युआनबा को हैंडल कर लेता है और उसकी शील्ड का आफ्टर इफेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि युआनबा दूर जाके गिरता है। इसके बाद रेड बॉय आगे बढ़ता है। ये पहले अपने आप को ओवर पावर करता है, जिसके बाद ये यहाँ पे अपनी स्पीयर के साथ में स्पिरिट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन स्पिरिट इसके स्पीयर को पूरा अंदर ले लेता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी नहीं होता और समाधि फायर यहाँ पे इविल स्पिरिट की तक नहीं जला पाती। तो फिर रेड बॉय दोबारा यहाँ पे सबसे पहले हवा को अपने पेट के अंदर इकट्ठा करता है और ज्यादा ताकत से समाधि फायर का इस्तेमाल करता है इविल स्पिरिट के खिलाफ में, लेकिन इविल स्पिरिट को इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आगे से कहता है कि तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो, दफा हो जाओ यहाँ से। रेड बॉय उसके ऊपर दोबारा हमला करता है, लेकिन तक इविल स्पिरिट वहां से टेलीपोर्ट होता है और जुन्नुवे के डायरेक्ट पीछे प्रकट होता है। ये कहते हुए चैन कुली की मेन कुली अब तेरे साथ खेलूंगा तंगा बली, जिसपे जुन्नुवे की फट जाती है, कहीं ये गोटे तो नहीं दबा देगा मेरे, अभी तक तो शादी भी नहीं हुई। खैर इसके बाद जितने भी समझ थे वो सभी यहाँ पे जुन्नुवे को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इविल स्पिरिट जुन्नुवे के कंधे के ऊपर हाथ रखती है और सभी से रुकने को कहती है, तो सभी लोग रुक जाते हैं क्योंकि जुन्नुवे ज्यादा जरूरी है, कहीं गोटे वोटे खराब वराब हो गए तो दिक्कत हो सकती है। खैर इसके बाद इविल स्पिरिट यहाँ पे जुन्नुवे से कहते हैं कि तुम यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ पूरी तरीके से मिल चुके हो, एक बन चुके हो उसके साथ में, ये काफी ज्यादा कमाल की चीज है। जुन्नुवे आगे से कहता
लगता है शिलाजीत कुछ ज्यादा ही पी लिया, क्या हवस की आग कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है तुम्हारी, तुम किस बारे में बात करो यार, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस पे इविल स्पिरिट जुनवे से इतना ही कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता है कि ये क्या है, लेकिन ये तुम्हारे साथ पूरी तरीके से जुड़ चुकी है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है ये कहते हुए कि हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे, और ये जुनवे को यहाँ पे बेस्ट ऑफ लक कह के जाता है कि संभल के रहना। वहाँ पे सभी लोग जुनवे से पूछते हैं कि वो ठीक तो है, जिसपे जुनवे आगे से यही कहता है कि वो ऐसे ही चला गया बिना कुछ करे हुए। रेड बॉय आगे से यही कहता है कि हाँ वो पूरी तरीके से जा चुका है, वो उसे सेंसर नहीं कर पा रहा है। जिसपे जुनवे भी आगे से यही कहता है कि यही बढ़िया है, और वो मन के अंदर सोचता है कि उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि वो यहाँ पे कोई ऐसे पावरफुल बीइंग को उंगली कर सके जो अभी उसके यहाँ पे गुद्दी सहला के गया है। और वो ये भी फैसला करता है कि अब से वो अगर किसी किंगडम के ऊपर यहाँ पे कब्जा करने के बारे में सोचा भी है तो वो पूरी तरीके से केयरफुल रहेगा। खैर इसके बाद हम लोग एम्परर को देखते हैं जो कि वही बात है, जुनवे से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जुनवे से कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, तेरे मरने के बाद वैसा भी वो मेरा ही हो जाएगा। खैर इसके बाद हम लोग जुनवे को देखते हैं जो कि ताइसी से पूछता है कि कियानवे किंगडम के क्या हाल चाल है, जिसपे ताइसी उसे बताता है कि किंगडम की सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है। हीलॉन्ग किंगडम ईस्ट की तरफ से हमला कर रहा है, वहीं पे वुकिंग किंगडम वेस्ट की तरफ से हमला कर रहा है, और ऐसा लगता है कि दोनों ने यहाँ पे फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया और वो एक साथ कियानवे के ऊपर अब हमला कर रहे हैं। जनरल नैनमैन और जनरल गुआन यू दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से अपनी अपनी साइड को यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनिमी के ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उन्हें बार बार रिट्रीट करना पड़ रहा है और उन लोगों ने कई सारी सिटी इस पीछे छोड़ दी हैं। जिस पे जुनवे यहाँ पे ताइसी से कहता है कि तुम यहाँ पे किंगजे की आर्मी को यहाँ पे ऑर्डर दो कि वो जल्दी से यहाँ पे ये गुआन सिटी के लिए निकल जाए और गुआन यू की मदद करे किंगडम को डिफेंड करने में। इसके बाद अगला सीन 30 मिनट के बाद का होता है और जोवन और जुनवे हमेशा के लिए कैंगलैम किंगडम के अंदर नहीं रह सकता, इसलिए वो उन लोगों से पूछता है कि कौन यहाँ पे कैंगलैम किंगडम के अंदर रुकेगा। इस पे डाजिया और नैन ऑफ कोर्स वो मना कर देती हैं, लेकिन जैंगजियो यहीं पे ही रुकने के बारे में कहता है। दरअसल वो यहाँ के लोगों को मैनिपुलेट करके जुनवे के सामने यहाँ पे सबमिट करवा सकता है, और फाहाई भी यहाँ पे रुकने के लिए कहता है क्योंकि अगर वो यहाँ पे रुक जाएगा तो फिर यहाँ पे एक वाइड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का एक कल्टीवेटर भी रहेगा, तो चीजें और भी ज्यादा स्मूथली हो जाएंगी। और वैसे भी फाहाई यहाँ पे जुनवे के साथ रहेगा भी तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन अगर वो यहाँ पे रुकता है तो वो काफी ज्यादा काम का रहेगा। इसलिए जुनवे उन दोनों को परमिशन दे देता है और वो बाकी लोगों से कहता है कि तुम सभी मेरे साथ यहाँ पे कियानवे किंगडम के लिए निकल चलोगे। इसके बाद अगले ही दिन ये लोग यहाँ से जोवानवे किंगडम के लिए निकल जाते हैं और हम लोग जुनवे को देखते हैं जो कि मौज कर रहा था। कल ही हक दिया था और इसकी हरामेबाजी दोबारा शुरू हो गई। खैर इसी बीच यहाँ पे वेगा से पूछता है कि तुमने कहा था कि एक डायनेस्टी को यहाँ पे किसी डिवाइन बीस्ट की जरूरत होती है, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे डाजी, सावुगा और साउलू काम कर सकते हैं इस मामले में? साउली दरअसल नैन हाई का ही नाम है, साउली बुलाते हैं ये लोग। इस पे डाजी और वेगा आगे से हंसने लगते हैं और आगे से कहते हैं कि थोड़ा सा काम धंधा भी कर लो, इस तरीके से यहाँ पे मुफ्तखोरी में कुछ भी नहीं होगा। और वो लोग जुनवे को बताते हैं कि डिवाइन बीस्ट यहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पे उनके ऊपर हेवन एंड अर्थ का आशीर्वाद भी होता है, तभी वो लोग यहाँ पे डिवाइन बीस्ट कहलाते हैं। कोई भी एरा गैरा मॉन्स्टर यहाँ पे डिवाइन बीस्ट नहीं कहलाएगा, भले उनकी ब्लड लाइन ही क्यों ना सेम हो। डाजी और वो बस छोटे मोटे मॉन्स्टर किंग्स हैं और कुछ भी नहीं। और रही बात यहाँ पे नैन हाई की, तो वो भले एक ड्रैगन है, लेकिन उसके क्लैन में और भी कई सारे ड्रैगन्स हैं जिनको यहाँ पे हेवन एंड अर्थ ने आशीर्वाद दिया है और वो लोग लक से लदे हुए हैं। और नैन हाई तो उनके सामने अभी बच्ची ही है, इसे और भी ज्यादा फलना फूलना है। इस पे जुनवे दोबारा लेट जाता है और चैन की जिंदगी जीने लगता है। उसी टाइम में ताइसी यहाँ पे जुनवे को बताता है कि उसे पता चला है एक कोई डिवाइन बेस्ट के ट्रेस यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन किंगडम के अंदर देखे गए हैं। इस पे जुनवे आगे से कहता है कौन सी बड़ी बात है, चलो हम लोग दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन पैलेस की तरफ निकल जाता हूँ ये चेक करने के लिए कि सच में वहाँ पे कोई डिवाइन बीस्ट है या नहीं, और तुम में से एक ग्रुप यहाँ पे कियानवे किंगडम के अंदर ही रुकेगा और किंगडम को डिफेंड करेगा बाकी किंगडम से। ताइसी आगे से कहता है कि ये सिर्फ अफवाह है और कुछ भी नहीं, और इन लोगों ने दोबारा यहाँ पे नाम बदल के कियानवे किंगडम को यहाँ पे ड्राई मून किंगडम कर दिया है। इनके बाप के इतने रिलेशनशिप नहीं होंगे जितने ज्यादा ये नाम बदलते हैं। खैर जुनवे यहाँ पे ताइसी से कहता है कि सीरियस लेने की कोई बात है ही नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन किंगडम की तरफ निकल जाएंगे, वो लोग वैसे भी यहाँ पे हमारे किंगडम के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और अगर मैं उनके किंगडम में कोई डिवाइन बीस्ट ढूंढने के लिए जाता हूँ तो ये एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। अगर बीस्ट मिल जाता है तो बढ़िया है, नहीं मिलता है तो वहाँ के एम्परर की गुद्दी दबोच लूंगा। वैसे भी वो हमारे किंगडम के ऊपर हमला कर रहे हैं, इससे वो हमला करना बंद कर देंगे। बेसिकली एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। और इसके मन के अंदर तीसरा शिकार भी पल रहा था। दरअसल इसे क्वेस्ट मिली है ना कि कुछ एम्परर्स को निपटाना है, तो जितनी जल्दी जल्दी एम्परर को निपटाएगा उतनी जल्दी जल्दी इसे रिवॉर्ड मिलेंगे। ये इसी बारे में ही सोच रहा था। कर इसके बाद वो उन लोगों से पूछता है कि कौन उसके साथ चलेगा और कौन लोग यहीं पे ही रुकेंगे कियानवे किंगडम को डिफेंड करने के लिए। जिसपे वेगा, युवानबा और कमांडर्स यहीं पे ही रुकने वाले थे किंगडम को डिफेंड करने के लिए। बाकी सभी लोग यहाँ पे जुनवे के साथ में ब्लैक ड्रैगन किंगडम के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद अगला सीन ब्लैक ड्रैगन किंगडम के बॉर्डर का होता है, जहाँ पे सावुजिंग जुनवे से पूछता है कि वो लोग डायरेक्ट यहाँ पे एम्परर की गुद्दी दबोचने के लिए चलेंगे या फिर चोरी छुपे घुसेंगे। जुनवे आगे से कहता है कि गुद्दी तो कभी भी दबोच सकते हैं हम लोग एम्परर की, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं तो मजा आ जाएगा, शायद से हमें डिवाइन बीस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। वजह से रेड बॉय आगे से कहता है कि उस डिवाइन बीस्ट में ऐसा क्या ही खास है, साला जब मैं होली इन्फेंट किंग हुआ करता था तब मैंने उसके जितने कितने सारे मॉन्स्टर्स को निपटा दिया था। इसमें जुनवे उसे कहता है कि अपने काम से काम रखो, दूध पियो जाके। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन किंगडम
किंगडम का होता है, कौन सी सिटी है पता नहीं, लेकिन हम लोग जिन्नोवे को वहाँ पे घूमता हुआ देखते हैं। और जब जिन्नोवे चैन से यहाँ पे घूम ही रहा था तभी उसकी नजर एक बंदे के ऊपर पड़ती है जो कि चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि वो और जिन्नोवे जिगरी दोस्त हैं। बाय द वे इस बंदे का नाम यहाँ पे जियांग मिंग है, जो कि आगे से कहता है कि तुम्हें पता है कि हम लोग यहाँ पे जिगरी दोस्त हैं। हम लोगों ने इंपीरियल डायनेस्टी के अंदर एक दूसरे के गोटे तक सहलाए थे, इतने जिगरी थे हम लोग, इतना बड़ा हमारा भाईचारा था। इसके बाद वो यहाँ पे एक मन गढ़ंत कहानी सुनाते हुए कहता है कि हमारे ऊपर सासांसिस ने हमला कर दिया था, उन लोगों ने हमें पकड़ के हमारे हाथ पैर बांध दिए थे और हमें बेचने वाले थे। तभी जिन्नोवे के गोटों में खुजली होने लगी तो फिर हम दोनों ने एक दूसरे के गोटे सहलाए, ये था हमारा भाईचारा। इसके बाद इंपीरियल आर्मी ने हमारी जान बचाई और हमें आजाद कर दिया। हम लोग जिन्नोवे को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख के दंग रह गया था। वो आगे से कहता है ये नसीड़ी का है कौन, इसको तो मैं जानता भी नहीं और इसने कब मेरे गोटे सहलाए। लेकिन पीछे से हम लोग डाजी और नाइन आई को देखते हैं जो कि हंसे ही जा रहे थे, जोक वाज बढ़िया। इसके बाद वो गुस्से में यहाँ पे जियांग मिंग की गुद्दी दबोचने के लिए जाने ही वाला था कि उससे पहले उसे यहाँ पे आवाज सुनाई देती है। तो फिर वो जियांग मिंग की गुद्दी छोड़ के यहाँ पे उस तरफ जाता है। तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक बीस्ट है, इसको पकड़ने के लिए रिवॉर्ड दिया जा रहा है। इसके बाद इस बीस्ट के बारे में बताया जाता है कि ये किंगडम के अंदर कुछ ज्यादा है, यहाँ पे उछलते मार रहा है। इसे ज्यादातर यहाँ पे डिवाइन बीस्ट समझा जा रहा है, लेकिन ये लोकल बीस्ट भी हो सकता है। अगर कोई इसे पकड़ के लाता है तो फिर यहाँ पे रिवॉर्ड को डबल कर दिया जाएगा और उसे नोबल प्राइज भी मिलेगा। इस पे कुछ लोग आगे से ये भी कहते हैं कि ये साला बीस्ट यहाँ पे नॉर्मल बीस्ट ही है, लेकिन ये किसी तरीका का इल्यूजन यहाँ पे रिलीज करता है, जिससे ये लोग इसे यहाँ पे डिवाइन बीस्ट समझने लगते हैं। लेकिन असली गुत्थी तो ये है कि दरअसल स्काई से एक पावरफुल डिवाइन लाइट नीचे गिरी थी, जिससे यहाँ पे एक लोटस फ्लावर बना था और ये बीस्ट उसे यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हुआ है। यानी कि असली माल यहाँ पे लोटस फ्लावर है, ना कि वो बीस्ट। जिन्नोवे को भी ये वाली बात समझ में आ जाती है, इसीलिए वो सावुजिंग से कहता है कि सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे पवेलियन सिटी के अंदर ये चीज ढूंढनी पड़ेगी और उसके लिए हमें यहाँ पे एक हाई इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी जो कि हम लोगों को यहाँ पे डिवाइन बीस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकेगा। इसके बाद अगला सीन फेट पवेलियन का ही होता है, जहाँ पे वो लोग जिन्नोवे से पूछते हैं कि उसे किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसपे जिन्नोवे आगे से बताता है कि मुझे यहाँ पे डिवाइन बीस्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिसपे वो लोग यहाँ पे जिन्नोवे से कहते हैं कि तब तो जिन्नोवे को यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे एक ऑफिशियल उसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देगा। इसके बाद वो बंदा यहाँ पे जिन्नोवे को उस जगह पे ले जाता है जो कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए रखी जाती है। इसके बाद जिन्नोवे दरवाजे के ऊपर नॉक करता है और उससे कहता है बड़ो उठो, इन्फॉर्मेशन चाहिए। बड़ो उठता है और जिन्नोवे से पूछता है कि तुम्हें कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन जब वो यहाँ पे जिन्नोवे की तरफ देखता है तो जिन्नोवे को पहचान के काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे पूछता है कि वो सच में ओवरलॉर्ड जिन्नोवे ही है। जिन्नोवे आगे से कहता है कि इतना फेमस हो गया क्या कि लोग दूर दूर से मुझे पहचानने लगे। लेकिन वो बुढ़ा यहाँ पे सभी लोगों को बुला बुला के जिन्नोवे के बारे में बताता है और वो जिन्नोवे से पूछता है कि बताओ तुम्हें कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन जब वो बुढ़ा यहाँ पे जिन्नोवे की पूरी बाल सेना की तरफ देखता है तो फिर उसे ऐसा लगता है कि जिन्नोवे यहाँ पे अटैक करने के लिए आया हुआ है, लेकिन ये लोग इतने समय यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन किंगडम के अंदर हैं। लेकिन जिन्नोवे उसे कहता है ना वैसा कुछ भी करने के लिए नहीं, यहाँ बस मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस पे वो बुढ़ा जिन्नोवे से कहता है कि तो फिर चलो हम तुम्हें 4th फ्लोर पे लेके चलते हैं और वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसके बाद इन लोगों को 4th फ्लोर में बैठाया जाता है और उन्हें खाने पीने का सारा सामान दिया जाता है। बेसिकली अच्छी खातिरदारी की जा रही थी। और फिर सावुजिंग जिन्नोवे से पूछता है क्या वो यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन एम्परर की गुद्दी यहीं पे ही दबोच दे क्या। जिन्नोवे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्नोवे उसे मना कर देता है ये कहते हुए कि वो यहाँ पे एम्परर की पर्सनली गुद्दी दबोचेगा, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी वो एक कंट्री का एम्परर है तो फिर थोड़ी बहुत तो इज्जत देनी चाहिए। अब उसी टाइम पे यहाँ पे एक सामुराई टाइप में बंदा आता है जो कि जिन्नोवे से अकड़ के पूछता है कि मैनेजर कहाँ है और उल्टा जिन्नोवे से ही कहता है कि तू क्यों अकड़ रहा है भी। इस पे रेड बॉय आगे से कहता है कि तेरी मौसी का दामाद हूँ इसलिए अकड़ रहा हूँ। इस पे वो सामुराई टाइप में आगे से तलवार निकाल लेता है, लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे बुढ़ा आता है जो कि उससे कहता है कि एल्डर को थोड़ा सा धीरज रखिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन एल्डर को यहाँ पे बुढ़ो से कहते हैं कि इन्हें तुरंत यहाँ से दफा दो करो, नहीं तो मैं इनको यहाँ से सफा कर दूंगा। इस पे फीट पवेलियन वाले आगे से कहते हैं कि तुम दोनों ही हमारे लिए जरूरी गेस्ट हो, इस तरीके से लड़ाई न करो। लेकिन एल्डर को यहाँ पे जिन्नोवे की तरफ देखते हुए कहता है कि ये डेढ़ साड़ा कुछ ज्यादा ही हीरो बन रहा है अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। अगर ये ऐसे ही डेढ़ साड़ी करता रहा तो फिर फ्यूचर में ये ऐसी तरीके से पीला जाएगा कि इसका फैमिली सपोर्ट भी इसका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। इस पे जिन्नोवे आगे से कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है और वो सावुजिंग से कहता है कि जरा इसे थप्पड़ मार के बाहर फेंक देना। सावुजिंग पलक झपकते हैं यहाँ पे एल्डर के सामने प्रकट हो जाता है, जैसे कि हम गलती करते हैं तो पापा फटाक से पीछे आ जाते हैं। इसके बाद एल्डर के ऊपर उसी तरीके से तमाचा खाने को मिलता है जैसे कि नॉर्मल बंदे को पड़ता है और ये तुरंत ही दीवार को तोड़ के सीधा सड़क पे जा गिरता है। इसके बाद जिन्नोवे पीछे मुड़ के उन लोगों से कहता है कि तुम लोग कंटिन्यू करो, तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं होगा। इस पे वो लोग जिन्नोवे को सारी जेड स्लिप ला के दे देते हैं जिसके अंदर मिथोलॉजिकल बीस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। जिन्नोवे उन लोगों से कहता है कि इन्फॉर्मेशन सच्ची होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें भी यहाँ पे थप्पड़ खाना पड़ सकता है। जिसपे वो लोग जिन्नोवे से कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे म्यूजिक पवेलियन से लाई गई हुई है, इसलिए पूरी क्रेडिबिलिटी उन्हीं के पास ही जाती है। जिन्नोवे उन लोगों से पूछता है कि इसमें से अच्छा तुम लोगों की मिली भगत है और वो उन लोगों से प्राइस के बारे में पूछता है तो वो लोग कहते हैं कि ये उनके लिए एक वेलकम गिफ्ट के तरीके है। तो जिन्नोवे बिना कुछ कहे उन जेड स्लिप्स को रख लेता है और उनसे कहता है कि मैं फ्यूचर में आपसे इसी तरीके से पोलाइट रहूंगा। इस पे पवेलियन वाले भी
आगे से यही कहते हैं कि ठीक है, अगर फ्यूचर में और भी काम हो तो जुनवे उनके पास आ सकता है। उसी टाइम पे जुनवे के पास यहाँ पे एक नई मिशन आ जाती है, जो कि यहाँ पे मेंगजी पवेलियन को कॉन्कर करना था। बेसिकली इन्हें अपना सगा दोस्त बनाना था, और जब जुनवे यहाँ पे इनके पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा तो फिर उसे यहाँ पे 2 बार गॉड और डीमन समन करने का मौका मिलेगा। एक बार वो यहाँ पे गॉड एंड डीमन की लीजन को समन कर सकता है, एक रैंडम ड्रॉ, और एक और मौका मिलेगा कोई स्किल यहाँ पे ड्रॉ करने का। जुनवे आगे से कहता है कि ये क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद मैं तो माला माल हो जाऊंगा। इसीलिए जुनवे यहाँ पे फेट पवेलियन वालों से कहता है कि जब वो यहाँ पे ड्राइमोन किंगडम और यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन किंगडम को एक साथ मिला देगा तो वो उनके फेट पवेलियन को बहुत ज्यादा प्रमोट करेगा। इस पे वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जुनवे यहाँ से किसी होटल में रुकने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद अगला सीन एक होटल का होता है, जहाँ पे इन लोगों ने पूरी इन्फॉर्मेशन घोल के पी ली थी, और डाजी जुनवे को बताती है कि मिथोलॉजिकल क्रीचर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो काफी ज्यादा खतरनाक और केओटिक है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे 1 से 2 बीस्ट हो सकते हैं। अब बेसिकली इन्हें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो एक डेटा था कि यहाँ पे कौन कौन से पावरफुल बीस्ट दिखाए गए हैं और कौन कौन सी जगहों पे पावरफुल बीस्ट दिखाए जाने के चांसेस हैं। इसलिए लोग इस डेटा को एनालाइज करके पता लगा लेते हैं कि वो बीस्ट इतने टाइम पे फिल्मिंग माउंटेन रेंज के अंदर होगा। डाजी भी जुनवे से ये कहती है कि वो तो कुछ ज्यादा ही चालाक है, और उसे पूछती है क्या वो लोग कल ही यहाँ से निकलने वाले हैं क्या। तो जुनवे आगे से बताता है कि हाँ, वो कल ही लोग यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं पे हम लोग जुनवे को देखते हैं और इसने कुछ उल्टा सीधा कहा था तो इसे खाने भर का मिल गया था, और ये आगे से बता रहा था कि ये प्रैक्टिस का नतीजा है। खैर इसके बाद लोग उस माउंटेन रेंज के पास पहुंच जाते हैं, तो आगे से वो साजिंग कॉन्शियस स्पिरिचुअल की का इस्तेमाल करता है, या स्कैन का जो भी था वो उसे इस्तेमाल करता है। तो फिर उसे यहाँ पे कई सारी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि गॉब्लिन्स कुछ इंसानों के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ खा पी रहे हैं, कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ की फील्डिंग सेट की जा रही है। लेकिन वो साजिंग को यहाँ पे कोई भी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बीइंग का प्रेजेंस महसूस नहीं होता है। इसलिए वो साजिंग जुनवे से पूछता है क्या उसे सच में यकीन है कि वो मिथोलॉजिकल बीस्ट यहीं पे ही होगा। जिस पे जुनवे आगे से कहता है कि हाँ, उसे यहीं पे ही होना चाहिए, उन लोगों को नीचे उतर के पर्सनली जाके चेक करना चाहिए। इसके बाद जब ये लोग एक कैनियन पे खड़े थे कि उसी टाइम पे उन्हें साइड से धमाके की आवाज सुनाई देती है। दरअसल यहाँ पे ट्विन हेड लायन का कोई सवारी कर रहा था या फिर उसका शिकार कर रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। वो साजिंग जुनवे को बताता है कि ये लायन यहाँ पे नासन सोल रियलम के 9th स्टेज पे है, और जो आदमी उसकी सवारी कर रहा है वो यहाँ पे 5th स्टेज पे है, वाइड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, 3-4 दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं मेंटली थका हुआ हूँ। दरअसल मेरी बहन के लिए लड़का देखा जा रहा है, तुमसे क्या ही छुपाना, और वो मुझे फूटी आंख नहीं भाता। पापा को 3-4 दिन पहले वो उसे चरित मानस समझ रहे थे, अब वो दहेज मांग रहा है तो उनकी आंखें बाहर उसे दिन भर कर आ रहे हैं वो उसे, पता नहीं क्यों। ये भाई अलग चीज हो गई, पता नहीं बात बनेगी कि नहीं बनेगी। मतलब वो मुझे इतना भी पसंद नहीं है कि अगर उसकी और मेरी बहन के बीच में जरा सा भी कलेश हुआ, मैं अगले दिन उसके घर के सामने बुलडोजर लेके खड़ा हो जाऊंगा। फिर जो तांडव होगा वो उसके मोहल्ले वाले देखेंगे। इतना मैं झेल लेता, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करते हैं। वो कोई ऐसी जगह नहीं भेजेंगे जहाँ पे कोई कलेश वलेश हो। लेकिन मेरा सबसे ज्यादा दिमाग खराब करता है मेरा पीसी। इसकी पावर सप्लाई यूनिट खराब हो चुकी है और ये बार बार रिस्टार्ट हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए तुम अपनी क्रश के साथ एकदम बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हो और तुम्हारा फोन बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, तुम्हें कैसा फील होगा? वैसा ही हाल मेरा है और मैं इसे झेल रहा हूँ। जिस दिन मेरा दिमाग खराब है मैं इसकी मैयत चोद दूंगा, उठा के पटक दूंगा, नया पीसी बिल्ड होगा उसी दिन। तो बोले चाहे 2 गोली का हो, लेकिन बस काम होना चाहिए। और इतना ही नहीं, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए एकदम फ्रेश माइंड से, लेकिन पता नहीं इन बत्ती वालों को कौन सी मैयत आ जाती है कि ये साले सुबह ही काट देते हैं और सीधा 2 बजे लाइट देते हैं। अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये साला हर 10 मिनट में रीस्टार्ट हो रहा है। मेरा पारा इतने समय 70 पे है और जैसे ही 100 पे पहुंचा मैं इसे पटक दूंगा। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इसे बनवा क्यों नहीं लेता, मैं तो फिर क्या होना जो ये 1 महीने से साला खराब चल रहा है और मैं इसे बनवाने के बारे में नहीं सोच रहा। अरे कोई आए तो सही, जिसको बुलाया है वो आए तो सही, और मुझे ना भविष्य दिखाई देता है। अगर मैंने इसे खुद से बनाने की कोशिश की या विंडो डालने की कोशिश की तो जानते हो ये करेगा, ये कर जाएगा बखुदी, वो भी घनिष्ठ वाली। फिर जानते हो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा ना बांसी की बंसी ना सोने का सरिया, और बाकी तुम्हें पता है। मतलब हर तरफ से मेरी ली जा रही है और मैं बस झुक के खड़ा हूँ कि जो आ रहा है ले जा रहा है। जिससे जुनवे को समझ में आ जाता है कि ब्लैक ड्रैगन किंगडम के लिए एक वाइड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग है। अगर वो ऐसा यहाँ पे जंगलों में यूं ही मौज मार रहा है तो इसका मतलब यही है कि डिवाइन बीस्ट की जो बातें हैं वो पूरी तरीके से सच हैं। फिर इसके बाद हम लोग उस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि अपने छुरे का इस्तेमाल करता है और लायन को यहीं पे ही ढेर कर देता है, उसकी गुद्दी के अंदर छेद करके, जिसके बाद वो तुरंत यहाँ पे ढेर हो जाता है। वह वो कल्टीवेटर जल्दी से यहाँ पे उस लायन के अंदर से उसका कोर बाहर निकाल लेता है और वो उन लोगों की तरफ देख रहा था जो कैनियन के ऊपर खड़े थे। वह जुनवे अपने मन के अंदर सोचता है अगर वो लोग यहाँ पे इस वाइट कल्टीवेटर को थोड़ा बहुत फॉलो करेंगे तो फिर शायद से उन्हें यहाँ पे कुछ पता चल सके कि वो डिवाइन बीस्ट कहाँ पे हो सकता है। फिर इसके बाद वो वाइट कल्टीवेटर भागते भागते एक झरने के पास आ जाता है और वो कहता है कि कुछ दिनों पहले साला वो यहीं पे ही था, अचानक से गायब कैसे हो गया। इसके बाद वो झरने के अंदर छलांग लगा देता है कुछ चेक करने के लिए। वहीं हम लोग पीछे रेड बॉय और जुनवे को देखते हैं और इसका पीछा ही करते हुए आ रहे थे। रेड बॉय पूछता है कि हम लोगों को इसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा क्या, जिसपे जुनवे आगे से कहता है कि करना ही पड़ेगा, शायद से कुछ कमाल
कमाल का मिल जाए। जिसके बाद जैसे ही वो बंदा पानी के अंदर जाता है तो साबोजिंग आगे से अपनी डिवाइन लाइट्स का इस्तेमाल करता है और पानी के अंदर झांकते हुए जिन्होवे को बताता है कि वो बंदा जिसके पीछे गया हुआ है वहाँ पे एक मॉन्स्टर तो है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल रियलम पे है, बेसिकली वाइट रियलम पे, और शायद से ये वही डिवाइन बीस्ट हो सकता है जिसके पीछे जिन्होवे यहाँ पे पड़ा हुआ है। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ से एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है जिससे एक चट्टान ही टूट जाती है और साबोजिंग जिन्होवे को बताता है कि झरने के नीचे एक अंडा है और उसके अंदर से ऐसा ऑरा निकल रहा है जिसको वो यहाँ पे सेंसर नहीं कर पा रहा है। ऐसा लगता है कि वो जैसे ही यहाँ पे हैच होने वाला है। जिन्होवे आगे से पूछता है कि ये अंडा कब हैच होगा, बेसिकली कब फूटेगा, तो साबोजिंग आगे से बताता है लगभग 5 दिनों के अंदर फूट ही जाएगा। इसके बाद जो वाइट रियलम का कल्टीवेटर था वो आगे से यही बात बताता है कि लेक के नीचे यहाँ पे एक डिवाइन बीस्ट का अंडा है जो कि 5 दिनों के अंदर फूट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कई भाई सारे सेक्ट मास्टर आ जाते हैं जो कि चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि वो डिवाइन बीस्ट हमारा ही होगा। खैर जिन्होंने हम लोगों को बताता है कि जो व्हाइट रियलम का कल्टीवेटर है ये काफी बुद्धिमान है। वो अकेले यहाँ पे इस गार्डियन बीस्ट के अंडे को हासिल न कर पाता, इसलिए उसने यहाँ पे कई सारे लोगों को बुला लिया। अब सभी वो यहाँ पे उस गार्डियन बीस्ट को हराएंगे और ये मौका देखते ही अंडे लेके चले जाएगा। लेकिन जिन्होवे की भी नजर यहाँ पे अंडे के ऊपर है और यही उस रियलम कल्टीवेटर वाले की गलती है, इसलिए वो बाकी लोगों से कहता है कि छुप जाओ, जब तक अंडा फूटता नहीं तब तक यहीं पे ही बैठे रहो। खैर इस डिवाइन बीस्ट वाली बात जैसे ही यहाँ पे बाहर फैलती है तो कई सारे कल्टीवेटर्स यहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं अंडे को हासिल करने के लिए। लेकिन इसी बीच हम लोग रॉयल फैमिली के किंगडम के अंदर देखते हैं जहाँ पे एक और न्यूज आती है। जैसा कि जिन्होवे ने यहाँ पे व्हाइट रोर आर्मी को भेज दिया था कियानवे किंगडम को डिफेंड करने के लिए, तो फिर उन लोगों ने यहाँ पे अकेले ही ब्लैक ड्रैगन किंगडम की जो आर्मी थी बड़ी आसानी के साथ उन्हें क्रश कर दिया था। इस क्वेश्चन के जो भी मंत्री थे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे जिन्होवे कियानवे किंगडम की मदद क्यों कर रहा है, वो तो अपना अलग किंगडम हासिल कर लिया है ना। कैंगलैंग किंगडम के अंदर उन दोनों की तो बनती भी नहीं है, यानी कि जिन्होवे के बाप और जिन्होवे के बीच में। एम्पायर उन लोगों से कहता है कि अपनी बोलती बंद रखो और वो यहाँ पे अपने जनरल से कहता है कि यहाँ पे सब आर्मी को इकट्ठा करते रहो और इंतजार करो ऑर्डर्स का। जब उनके पास इनफ आर्मी हो जाएगी तो वो लोग यहाँ पे कियानवे किंगडम की तरफ दोबारा आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले गुवान यू और व्हाइट रोब आर्मी को डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसके बाद वो लोग किंगडम की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद किंगडम के अंदर भी ये वाली न्यूज बता दी जाती है कि यहाँ पे डिवाइन बीस्ट के ट्रेसर्स देखे गए हैं लेक के पास में। इसीलिए एम्पायर यहाँ पे अपने एक जनरल से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम डिवाइन बीस्ट यहाँ पे लेके आओ, लेकिन जब चीजें हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर तुम यहाँ पे वापस आ जाना। हम यहाँ पे तुम्हें खो नहीं सकते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो जनरल मान जाता है। इसके बाद अगला सीन दोबारा लेक का होता है और यहाँ पे जियांगमिंग दोबारा आ चुका था। जिन्होवे उसकी तरफ दिखता है और आगे से कहता है कि हम दोनों सच में कनेक्टेड हैं, ये सच में मेरे गोटे सहला के जाएगा। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि वो जनरल यहाँ पे आ जाता है और ये लोग इंपीरियल कोर्ट की तरफ से थे और उन लोगों से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए जो भी लोग हैं यहाँ से दफा हो जाओ। वो सभी लोग आगे से कहते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हो, तो वो जनरल आगे से कहता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैं हूँ, मेरे खिलाफ वैसे भी जीत नहीं सकते हो, तो खड़े होने का क्या ही फायदा है, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन उसी टाइम पे वो व्हाइट कल्टीवेटर आगे से बाहर निकालता है ये कहते हुए कि तुम्हें सच में यकीन है कि तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट हो। वहीं पे हम लोग जिन्होवे को देखते हैं जो कि आगे से कहता है वाह गर्मा गर्मी का माहौल है। रेड बॉय आगे से कहता है कि ये दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इन्हें अभी यहाँ पे सेक कबाब बना सकता हूँ। लेकिन जिन्होवे उसे मना कर देता है ये कहते हुए अभी हम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जब तक अंडा फूटता नहीं है, और अगर ये लोग गार्डियन को हरा देते हैं तो फिर हम लोग कुछ करेंगे। अंडा फूटने के बाद एक गार्डियन भी तो होगा ना, उसको भी तो हराना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ मुर्गी का अंडा है कि पड़ा हुआ है। खैर इसके बाद हम लोग जनरल को देखते हैं जो कि इस व्हाइट कल्टीवेटर से पूछते हैं कि आपकी तारीफ। इस पे वो कल्टीवेटर आगे से इतना ही कहता है कि कोई ऐसा जिसको तुम ऑफेंड नहीं करना चाहोगे, जिसके बाद वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। और हमें यहाँ पे जनरल के कल्टीवेशन के बारे में नहीं बताया गया, तो फिर ये तो बस भिड़ ही जाते हैं। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। लेकिन साबू सिंह यहाँ पे व्हाइट कल्टीवेटर के बारे में बताते हुए कहता है कि इसके पास डिमोनिक ऑरा है और जिस बंदे को यहाँ पे रेड बॉय ने मारा था, यानी कि वही जो आसमान में आंखें बनी हुई थी, सीनियर गु नाम था उसका, उसे ये ऑरा मेल खा रहा था। इसलिए साबू सिंह आगे से कहता है कि ये दोनों शायद से मिले हुए हो सकते हैं। और डाजी आगे से कहती है कि इस बात की भी चांसेस है कि ये बंदा शायद से अबाया सेक्ट की तरफ से हो सकता है। लेकिन रेड बॉय आगे से कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये साला कहाँ से भी हो, अगर ये मुझसे भिड़ेगा तो फिर मैं इसे यहाँ पे सेक कबाब बना दूंगा। इसके बाद हम लोग जियांगमिंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे हमें जनरल मू के बारे में बताता है कि जनरल मू भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस यहीं पे ही ये जिन्होवे की ही बातें करता है, मन नहीं है मेरा, रहने दो। खैर इसके बाद हम लोग जिन्होवे को देखते हैं जो कि साबू सिंह से पूछता है कि दोनों में से कौन जीतेगा। इस पे साबू सिंह आगे से कहता है कि आंसर बिल्कुल ऑब्वियस है कि यहाँ पे वो डिमोनिक कल्टीवेटर ही जीतेगा, व्हाइट कल्टीवेटर, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को बचा रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे दिखाना नहीं चाहता कि वो एक डीमन है। इस पे जिन्होवे अपने मन के अंदर सोचता है कि डिवाइन बीस्ट वाली बात तो अलग ही रख दो, इस बात के भी चांसेस हो सकते हैं कि ब्लैक ड्रैगन किंगडम को यहाँ पे अबाया सेक्ट सपोर्ट कर रहा हो, तभी वो लोग यहाँ पे कियानवे किंगडम के ऊपर इस तरीके से अंधाधुन हमला करे हुए हैं। जिन्होवे अपने मन के अंदर सोचता है कि पहले के टाइम पे तो यहाँ पे नाइन्स और डायनेस्टी ही ताकतवर हुआ करती थी, इसीलिए ब्लैक ड्रैगन के उत्तम हमला करने के बारे में नहीं सोचता था। लेकिन इतने समय पूरी नाइन्स और डायनेस्टी केओस के बीच में है, इसलिए शायद से इन लोगों को ये बेहतर मौका लगता है हमला करने का, इसलिए ये लोग यहाँ पे हमला कर रहे हैं और अबाया सेक्ट इन्हें सपोर्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अबाया सेक्ट इन्हें सच में यहाँ पे सपोर्ट करता है तो फिर
यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन के जनरल को ये डिवाइन बीस्ट का अंडा पकड़ने की क्या जरूरत है। जिसके बाद हम लोग पानी के अंदर उस गार्डियन बीस्ट को देखते हैं जो कि अंडे को प्रोटेक्ट कर रहा था। इसके बाद ये पानी के अंदर से धीरे धीरे जनरल के पास पहुंचता है और बाहर निकल के जनरल को निगल ही लेता है। इसको देख के जुनिवे और ये व्हाइट कल्टीवेटर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। जिसके बाद वो क्रीचर बाहर निकलता है, बेसिकली गार्डियन बीस्ट, और वो उन लोगों से कहता है कि अगर तुम में से कोई भी लेक के अंदर घुसा तो साले को मैं जिंदा ही निकल जाऊंगा। सावोजिंग को समझ में आ जाता है कि ये बीस्ट कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं, ये एक तरीके का डिमोनिक बीस्ट है जो कि यहाँ पे उस अंडे को खा के इवॉल्व होना चाहता है। जुनिवे आगे से पूछता है कि ये चीज पॉसिबल भी है, तो डाजी आगे से बताती है हाँ ये चीज पॉसिबल ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंडा यहाँ पे फूटना शुरू हो जाता है और जुनिवे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो सावोजिंग से कहता है कि जल्दी से यहाँ पे तैयार हो जाओ, अंडा फूटने के बाद तुरंत हमें उसे हासिल करना पड़ेगा इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उसे खा ले। वो रेड बॉय जुनिवे से कहता है कि वो इसके लिए परफेक्ट रहेगा, अगर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए तो वो मॉन्स्टर उसके सामने टिक नहीं पाएगा, तो जुनिवे उसे जाने देता है। फिर इसके बाद रेड बॉय तो अपने काम पे लग जाता है। वहीं पे जुनिवे ज़ांगमिंग से पूछता है कि तुम भी लोग अंडे के लिए आए हुए हो क्या, जिसपे ज़ांगमिंग आगे से कहता है क्यों नहीं। जिसपे जुनिवे से कहता है अगर तुम इस अंडे को हासिल नहीं करते हो तो फिर तुम जुनिवे के सगे भाई नहीं कहला सकते जिसने तुम्हारे टट्टे सहलाए थे। इसपे ज़ांगमिंग आगे से कहता है कि तुम ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि हमारा रिश्ता धोखा है, हमने सच में एक दूसरे के सहलाए थे। खैर इसके बाद हम लोग अंडे को देखते हैं जो कि यहाँ पे फूटना शुरू हो जाता है और जुनिवे मन के अंदर सोचता है कि डिवाइन बीस्ट पैदा होने वाला है। वो अंडा जैसे ही यहाँ पे फूटना शुरू होता है तो डिमोनिक बीस्ट जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट के ऊपर भाई चढ़ जाते हैं। ये कहते हुए कि सबसे पहले इसे मारो, साला ये है सारी फसाद की जड़। जिसपे वो बीस्ट आगे से काउंटर अटैक करते हुए कहता है कि सालो तुम्हारे मौसी का बेटा नहीं हो कि हर कोई हाथ साफ कर सकता है, और वो बस एक ही अटैक में इन लोगों को दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो व्हाइट कल्टीवेटर यहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अपना छुरा घुसे देता है, ये कहते हुए ये लो ये मेरी तरफ से तोहफा है। लेकिन उसी टाइम पे जुनिवे को आसमान में दिखाई देता है कि 4-5 लोग वहाँ पे और जा जाते हैं और सावोजिंग जुनिवे को बताता है कि ये सभी अवायज सेक्ट की तरफ से हैं। जुनिवे उसे पूछता है कि ये लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर सावोजिंग जुनिवे को बताता है कि ये सभी यहाँ पे 9th स्टेज ऑफ अर्थ इमॉर्टल रियलम में हैं। जुनिवे आगे से कहता है कि अवायज सेक्ट के अंदर अर्थ इमॉर्टल के जो कल्टीवेटर्स हैं ये काफी ज्यादा कॉमन है। ऐसा लगता है कि इस बार डिमोनिक बीस्ट के चलते हम लोग इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से ऑफेंड करने वाले हैं। इस बार जो मिर्ची लगी कि वो कुछ ज्यादा ही तेज होगी। वो पेटेंगो जुनिवे से कहता है कि इतने सभी कल्टीवेटर अचानक से यहाँ पे हाल ही में काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस पे जुनिवे आगे से कहता है इसका मतलब यही है कि अवायज सेक्ट यहाँ पे दोबारा राइटियस पाथ और डिमोनिक पाथ के बीच में एक वॉर करवाना चाहता है। इसके बाद हम लोग उस डिमोनिक बीस्ट को देखते हैं जिसको भाई कस के पीला जा रहा था। हम देखते हैं कि एक गॉड हैंड रियलम का कल्टीवेटर यहाँ पे अपने हाथ को नीचे फेंकता है और उस डिमोनिक बीस्ट को पकड़ ही लेता और उसे ऊपर उठा लेता है। और जिस बंदे ने ये अटैक किया था वो उन सभी लोगों से कह देता है कि ये डिमोनिक बीस्ट हमारा है। और हमें पता चलता है कि अवायज सेक्ट का 17th गार्डियन है जिसका नाम यहाँ पे यान जिंगजी है। इसके बाद हम लगते हैं कि वो अंडा यहाँ पे फूटना शुरू हो जाता है और उसके नीचे से कमल भी निकल आता है। इसीलिए अवायज सेक्ट के जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ पे उस अंडे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अरे यार ये जो अपना व्हाइट कल्टीवेटर वाला बंदा है ये सलाह अवायज सेक्ट की तरफ से नहीं है, ये फ्लेम डिवाइन सेक्ट की तरफ से है। लेकिन ये दोनों ही सपोर्ट यहाँ पे डिमोनिक पाथ को ही करते हैं। जिससे जुनिवे को समझ में आ जाता है कि फ्लेम डिवाइन सेक्ट वाले यहाँ पे डिमोनिक फोर्स हैं जो कि ब्लैक ड्रैगन किंगडम के अंदर छुपे हुए हैं, वहाँ पे पनाह ले रहे हैं। वहीं पे सावोजिंग जुनिवे से पूछता है कि हमें कुछ करने की जरूरत है, तो जुनिवे अभी कहता है कि रुको जरा, उन्हें थोड़ा सा आपस में लड़ लेने दो, जिसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। वहीं पे नाइन हाई को महसूस हो रहा था कि ये जो मिथोलॉजिकल बीस्ट का अंडा है इस अंडे के अंदर से निकलने वाला एक ड्रैगन होगा, क्योंकि नाइन हाई को यहाँ पे उसके क्लैन की ब्लड लाइन महसूस हो रही है। जिसके बाद अंडा फूट जाता है जिस चीज की तुम्हें इंतजार थी। जिसके बाद वो अंडा जैसे ही फूटता है तो सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं तो उसके अंदर से यहाँ पे एक सोलार ड्रैगन बाहर निकली थी। ये अभी अपनी बेबी फॉर्म के अंदर है, इसीलिए ऐसी दिखाई दे रही है। लेकिन जुनिवे यहाँ पे जैसे ही सोलार ड्रैगन को देखता है तो फिर हमें बताता है कि उसने अपनी पिछली जिंदगी के अंदर भी सोलार ड्रैगन के बारे में काफी कुछ सुना था। क्लासिक ऑफ माउंटेन एंड सीज द ग्रेट विल्डरनेस इंसाइक्लोपीडिया के अंदर कि सोलार ड्रैगन यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट सी के अंदर रहता है, रिवर ऑफ ची के अंदर दौड़ता है और माउंटेन्स के ऊपर राज करता है। एक मिथोलॉजिकल बीस्ट, इसके पास इंसानी चेहरा है लेकिन बॉडी स्नेक की है, तेज आंखें हैं, गहरी नजर है लेकिन तेज निगाहें हैं। ना इसे खाने की जरूरत है, ना पानी की, ना ही आराम की। ये हवा और बारिश पे जिंदा रहता है। जो अंधेरी जगह को भी रोशनी से भर दे उसे सोलार डीमन कहते हैं। कंफर्म करने के लिए जुनिवे यहाँ पे सिस्टम से भी पूछता है कि ये सोलार डीमन ही है ना। इस पे सिस्टम उससे कहता है हाँ ये सोलार डीमन ही है। जुनिवे हमें बताता है कि सोलार डीमन काफी ज्यादा पावरफुल होता है और अगर इसे अच्छे से पाला पोसा जाए तो यहाँ पे किसी भी वर्मिलेंट बर्ड के मुकाबले में पावरफुल डिवाइन बीस्ट बन सकता है। इसलिए जुनिवे कसम खा लेता है कि ये बीस्ट होना ही चाहिए उसका। इसके बाद वो सोलार डीमन को कहता है कि इधर आओ, मास्टर तुम्हें बुला रहे हैं, इधर आ जाओ। तो सोलार डीमन यहाँ पे जुनिवे की तरफ देखती है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। तो जल्दी से यहाँ पे अब एसेट का जो यहाँ पे 17 गार्डियन था वो आगे से अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि हमला करो यार, खाने को थोड़ी ना देता हूँ तुम्हें, जाओ। इस पे वो सभी यहाँ पे जुनिवे के ऊपर अटैक करते हैं और जुनिवे के पास तुम्हें पता है ना कोई ग्रेनेड टाइप में है जो कि स्पिरिचुअल की से बना होता है, वो उन्हीं का इस्तेमाल यहाँ पे इनके ऊपर करता है और यहाँ पे ब्लास्ट होता है धमाके से और ये तीनों ही निपट जाते हैं। वह जो व्हाइट रियलम पे कल्टीवेटर था वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बच्चा मुझे कुछ जाना
पहचाना सा क्यों लग रहा है। इसके बाद वो अपने टास्क या फिर एक मिरर में देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये सच में जुनयुए ही है। वहीं पे हम लोग सोलार डेमन को देखते हैं जो कि तेजी से जुनयुए की तरफ आगे बढ़ने लगती है। साला मैं तभी मैं कहूँ कि ये साला ऐसे इतनी जल्दी जल्दी मिथोलॉजिकल क्रीचर्स और पोकेमॉन्स को अपना दोस्त कैसे बना लेता है, बस आवाज ही तो लगानी है। फिर 17 एल्डर जैसे ही यहाँ पे सोलार डेमन को जुनयुए की तरफ भागता हुआ देखता है तो वो आगे से कहता है कुछ तो पढ़ना पड़ेगा यार, नहीं डैडी गुस्सा हो जाएंगे। तो जुनयुए आगे से यहाँ पे बोल बचन शुरू करने लगता है। वो आगे से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिवाइन बीस्ट को लेने की, तुम्हें पता भी नहीं कि रेड बॉय ऊपर क्या कर रहा है, ज्यादा उड़ोगे तो वो एक झटके के अंदर ही तुम्हें निपटा देगा। इसे 17 एल्डर को भी पता चल जाता है कि ये बंदा जुनयुए है और ज़ैंग मिंग को भी पता चल जाता है कि ये वही बंदा है जिसने उसके गोटे सहलाए थे सपने में। इसके बाद हम लोग रेड बॉय को देखते हैं जो रेडी हो चुका था हमला करने के लिए और जुनयुए यहाँ पे 17 एल्डर से कहता है कि हमारा तुम्हारा कोई भी रंजिश वंजिश नहीं है, ना ही लड़ाई दंगा है, इसलिए मैं तुम्हें जाने का मौका देता हूँ। मैं 3 तक गिनूंगा, भाग जाते हो तो भाग जाते हो, नहीं तो 17 एल्डर उससे कहता है कि तुम अबाया साइड के दुश्मन बनना चाहते हो क्या। तो जुनयुए आगे से गिनती करना शुरू कर देता है और जैसे ही 1 बचता है तो फिर वो यहाँ पे रेड बॉय को ऑर्डर देता है, ये कहते हुए कि इसे निपटा दो यार, लेकिन पूरी तरीके से ना निपटाना, इसकी गुद्दी में ही दबोचूंगा लास्ट में। रेड बॉय आगे बढ़ता है और वो अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे 17 एल्डर की गुद्दी पकड़ता है और उनको दबोच लेता है। तो 17 एल्डर अपनी बॉडी ही छोड़ देते हैं ये कहते हुए कि मैं इसे जीत तो सकता नहीं हूँ, अभी भाग ही लेता हूँ, इसके बाद सेक्ट के रिइंफोर्समेंट लेके आके इनकी गुद्दी दबोच लूंगा। लेकिन रेड बॉय यहाँ पे 17 एल्डर की आत्मा की भी गुद्दी दबोच लेता है। उससे कहता है कहाँ जा रहे हो। इस पे 17 एल्डर आगे से कहता है कि खाना खाने जा रहा हूँ, जाने दो यार, वो डिवाइन बीस्ट तुम्हारा ही है। लेकिन रेड बॉय आगे से कहता है कि इतनी जल्दी नहीं। इसके बाद वो 17 एल्डर को यहाँ पे जुनयुए की तरफ करता है तो जुनयुए आगे से यहाँ पे पता नहीं कौन सी टेक्निक थी फ्लेम वाली, मैं भूल गया, लेकिन उसका इस्तेमाल करते हुए 17 एल्डर को निपटा देता है। 17 एल्डर मरते मरते कहता है कि ज्यादा उड़ो नहीं, अब एसिड तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बस मर गया ये। इसके बाद जुनयुए यहाँ पे ब्रेक थ्रू करता है और वो नासेंट सोल रियलम की 5th स्टेज पे आ जाता है। इसके बाद जुनयुए सोलार डीमन से कहता है इधर आओ, हमका ज्वाइन कर लो, इस बात की गारंटी देता हूँ कि हमेशा मोटे सोटे रहोगे, खाने पीने की कमी नहीं रहेगी मेरे घर पे। तो फिर सोलार डीमन जुनयुए के पास आ जाती है और सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि यही जुनयुए है। वहीं पे हम लोग ज़ैंग मिंग को देखते हैं और वो मन के अंदर सोचता है ये कहीं मेरे साथ कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं करेगा कि मेरे 6 करोड़ लेके चले जाए, क्योंकि मैंने झूठ बोला था कि इसने मेरे गोटे सहलाए हैं। वहीं पे एक बंदा उससे कहता है कि ये तो तुम्हारा दोस्त है ना, तुम्हारा भाई है ना जिगरी, जाओ जाके इससे बात करो। तो ज़ैंग मिंग उसे कहता है शांत रहो यार, तुम 6 करोड़ का नुकसान कराओगे अभी मेरा। वहीं पे डाजे को चिंता आ रही थी कि सोलार डीमन कहीं हमला न करती, तो जुनयुए उसे बेफिक्र होने को कहता है और जुनयुए सोलार डीमन का नाम सोलार डीमन ही रख देता है। वाह क्या टेक्निक है। खैर इसके बाद सोलार डीमन आगे बढ़ती है और वो जुनयुए के हाथ के ऊपर काट लेती है। इसे सावोजिंग थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, लेकिन टिंगू उसे कहता है कि वो अटैक नहीं कर रही है। ऐसा सोलार डीमन यहाँ पे जुनयुए के साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट बना रही है। इसके बाद सक्सेसफुली जुनयुए के ऊपर यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब वो यहाँ पे सोलार डीमन के साथ सक्सेसफुली जुड़ चुका है और क्योंकि जुनयुए ने पहली बार यहाँ पे किसी बीस्ट के ऊपर टीम किया है और उसे अपना बनाया है, इसलिए उसे यहाँ पे एक डीमन एंड गॉड समन करने का चांस मिलता है। वह पे जुनयुए सिस्टम से कहता है कि मुझे जरा यहाँ पे सोलार डीमन के एट्रीब्यूट्स के बारे में बताना। तो फिर सिस्टम उसे यहाँ पे पैनल विंडो दिखाता है। तो फिर यहाँ पे सोलार डीमन के बारे में बताया जाता है जो कि डिवाइन बीस्ट ऑफ लक है, इसकी रेस डिवाइन है और इसकी कल्टिवेशन अभी यहाँ से ही शुरू होती है हेवनली इमॉर्टल रियलम के फर्स्ट लेवल। जुनयुए आगे से पूछता है कितना ही डेटा दोगे, तो सिस्टम आगे से बताता है कि यहाँ पे इसे सिस्टम ने थोड़ी ना बुलाया है, तुमने इसे खुद से टीम किया है, ये पैदा हुआ है, जितना तुम्हें दिखाया जा रहा है इतना ही सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है। अगर तुम्हें ज्यादा उंगल पीछी करनी है तो खुद ही सब कुछ कर लो, सिस्टम के ऊपर बोझ ना दो, ऐसे ही ओवरलोड है बेचारा। जुनयुए को जो भी चाहिए था वो उसे मिल चुका था, इसीलिए वो यहाँ से जाते हुए कहता है कि चलो चलते हैं। लेकिन वो जाते जाते ज़ैंग मिंग से कहता है ओए तुमने मेरे गोटे सहलाए थे ना, अगर दोबारा सहलाना चाहते हो तो फिर कड़ी मेहनत करो 500 सालों के लिए, जिसके बाद तुम मेरे सगे भाई बन सकते हो, फिर हम एक दूसरे के गोटे सहलाएंगे। और इतना कहने के बाद वो हंसते हुए यहाँ से चला जाता है। इससे सभी लोगों को पता चल जाता है कि ज़ैंग मिंग ने उन्हें यहाँ पे कत्था और चूने के साथ साथ चूरन भी लगाया है। इसके बाद वो सभी ज़ैंग मिंग से कहते हैं कि हमारे भी गोटे सहला दो ना, तुम तो गोटे सहलाने में माहिर हो। और ज़ैंग मिंग इतना झेल नहीं पाता, इसका गुर्दा भाई फट जाता है और ये तुरंत बेहोश हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये मर तो नहीं गया, इसके गोटे सहला के चेक करो। इसके बाद अगला सीन ब्लैक ड्रैगन किंगडम के कैपिटल का होता है, जहाँ पे डाजे जुनयुए से पूछती है कि हम डायरेक्ट हमला करेंगे क्या। तो जुनयुए आगे से कहता है और क्या, यहाँ पे कौन सा मिठाई बांटनी है, क्योंकि जुनयुए बहुत बड़ा डॉन बन चुका है पूरे किंगडम के अंदर, पूरी डायनेस्टी के अंदर उसे हर कोई जानता है। इसलिए जो नॉर्मल सिविलियन थे वो यहाँ पे आर्मी के ऊपर चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि तुमसे किसने कहा था क्यानोए किंगडम के ऊपर हमला करने के लिए। एक तो हमारा जनरल वो भी निपट गया साला उस डिवाइन बीस्ट के चक्कर में, और ऊपर से जुनयुए हमारी टेरिटरी के अंदर आ चुका है, तुम्हें पता है ना कि वो क्या क्या कर सकता है। जुनयुए आगे से कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही घबराए हुए हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो इनकी जान ही ले लूंगा, जबकि वो मुझे चाहिए भी नहीं। इसलिए वो सावोजिंग से कहता है रास्ता क्लियर करो, जो हम करने के लिए हमें जल्दी करना और यहाँ से निकलना है। इसलिए सावोजिंग अपने यहाँ पे कॉन्शियसनेस पावर का इस्तेमाल करते हुए रास्ता क्लियर करता है और वो लोग कैपिटल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। गार्ड यहाँ पे जुनयुए को रोकने की कोशिश करता है और पूछता है कौन है रे तू। जुनयुए आगे से कहता है कि मैं जुनयुए हूँ और मैं यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन एम्परर की जिंदगी लेने के लिए आया हूँ। और वो सभी लोगों से कहता है कि मैं 60 तक गिनूंगा, 60 के बाद यहाँ पे सिर्फ नंगा नाच होगा, 60 सेकंड के अंदर जो भी यहाँ से भाग जाएगा
आएगा वो भाग जाएगा। जिसके बाद वो जैसे ही एक सुनता है तो तुरंत यहाँ से लोग भाग जाते हैं, तुरंत बिना कुछ सोचे समझे वो बोरिया बिस्तर बांधते हैं और भाग लेते हैं यहाँ से। इसके बाद जन्यू यहाँ पे साबोजिंग से कहता है जाओ और जाके एम्परर को घसीट के यहाँ पे लेके आओ, लेकिन जिंदा लेके आना, क्योंकि लास्ट में गुद्दी मैं ही दबोचूंगा। तो फिर साबोजिंग उड़ते हुए यहाँ से एम्परर हाउस की तरफ निकल जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि साबोजिंग तुरंत ही एम्परर को यहाँ पे जुनोए के पास लाके पटक देता है। एम्परर यहाँ पे जैसे ही जुनोए को देखता है तो वो उससे कहता है तुम मेरी जान नहीं ले सकते, जिसपे जुनोए आगे से उसके ऊपर लात मारता है, ये कहते हुए काहे नहीं कर सकता भाई, तुम किंगडम के ऊपर हमला कर सकते हो और मैं इतना भी नहीं कर सकता। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा। जिसपे एम्परर आगे से बताता है कि ऐसा नहीं है कि वो ये अटैक करना चाहता था, उसे फोर्स किया जा रहा था। जुनोए उससे पूछता है कि अवाया सेक्ट ने क्या तुम्हें फोर्स किया, जिसपे एम्परर आगे से कहता है हाँ उन्होंने ही फोर्स किया था। अगर जुनोए उसको जाने देता है तो वो उसके सामने सरेंडर कर देगा, फिर इसके बाद जुनोए जो चाहे वो कर सकता है। जिसपे जुनोए अपने आप को सरेंडर कर देता है हमेशा हमेशा के लिए भाला घुसो की छाती के अंदर, ये कहते हुए कि लो मैंने तुम्हें सरेंडर कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। जिससे उसका एम्परर वाला टास्क यहाँ पे 3% से पूरा हो जाता है और वो आगे से सांस लेते हुए कहता है हाय दैया 97 और बाकी हैं, अभी पता नहीं कितनी डायनेस्टी अपने एम्परर खोएंगे। खैर एम्परर की गुद्दी जैसा यहाँ पे सेट होती है तो फिर आगे से रोशनी चमकने लगती है। जुनोए पूछता है कि ये क्या बवाल चीज है, तो फिर रेड बॉय उड़ते हुए जाता है और उस चीज को पकड़ लेता है। और जब रेड बॉय जुनोए के पास आता है तो वो जुनोए को बताता है कि ये एक तरीके से तलिस्मन है जो कि यहाँ पे साउंड ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली मैसेज की तरीके काम करता है, कबूतर वाली चिट्ठी की तरीके। रेड बॉय जब उसे ओपन करता है तो फिर जुनोए को पता चलता है कि जो एम्परर की यान है वो निपट चुके हैं। बेसिकली जुनोए के फादर जो कि कियानुए किंगडम के एम्परर थे वो मर चुके हैं, वहाँ की गद्दी खाली है। तो फिर जुनोए सभी लोगों से कहता है कि मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कियानुए किंगडम पहुंचना पड़ेगा, इससे पहले कि कोई गद्दी और कोई हथियार ले। और वो जाते जाते अपने पास से 2 ग्रेनेड बाहर निकालता है और वो यहाँ पे एम्परर के पैलेस की तरफ फेंक देता है, ये कहते हुए कि अलदिवा आस्ता लवेस्ता गिफ्ट समझ लो। जिसके बाद वो पूरे पैलेस को ही उड़ा देता है और ये लोग निकल जाते हैं यहाँ से कियानुए किंगडम की तरफ। जिसपे ब्लैक ड्रैगन पैलेस के किंगडम के जो लोग थे वो आगे से कहते हैं कि रॉयल पैलेस ही नहीं रहा तो फिर अब किंगडम कहाँ से बचेगा। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे कियानुए किंगडम के रॉयल पैलेस का होता है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे 4th प्रिंस को देखते हैं जो कि 1st एंड 2nd प्रिंस से कहता है कि मैं यही कहूंगा कि तुम लोग यहाँ पे कोई भी गंदे विचार न लाना कि गद्दी तुम्हारे नसीब में लिखी हुई है। इसके बाद हमें यहाँ पे कियानुए किंगडम के 1st प्रिंस से मिलवाया जाता है जो कि कियानुए किंगडम का 1st प्रिंस है। जिसके बाद 2nd प्रिंस को भी हम लोग देखते हैं और वो आगे से कहता है कि जुनोए इतने टाइम पे यहाँ पे कैंगलैंग किंगडम के अंदर है, वो इतनी जल्दी भागते हुए यहाँ पे थोड़ी ना आएगा हमसे यहाँ पे थ्रोन के लिए कम्पीट करने के लिए। इस पे 1st प्रिंस आगे से कहता है कि नियमों के हिसाब से और परंपरा के हिसाब से अब कियानुए किंगडम की बागडोर मुझे ही मिलनी चाहिए, गद्दी पे मुझे ही बैठना चाहिए। तो बीच में रुकने के लिए सॉरी, मैं तुम लोगों को बता दूं कि दरअसल मैंने अपना पीसी बनाने के लिए दे दिया और उन लोगों ने पावर सप्लाई निकाल ली है इसकी, बेसिकली इसका गुर्दा निकाल लिया, अब ये चल नहीं पा रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे अपने पीसी को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए। अब मुझे दोबारा अपने फोन पे वापस आना पड़ रहा है, बड़ा ही दुखदायक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें ये करना ही पड़ेगा क्योंकि बेरोजगार बैठना पड़ेगा, क्योंकि पीसीओ बन के आने में 12 दिन लगेंगे, बेसिकली 2 हफ्ते। तब तक अगर तुम चाहो तो मैं बेरोजगार घूम सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब तक वीडियो नहीं आएगी और मुझे लगता है कि तुम लोग ऐसा नहीं चाहोगे, इसीलिए मैंने शुरू कर दी है रिकॉर्डिंग दोबारा फोन अपने पे। अब इसमें प्रॉब्लम यही है कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और बिना पंखे के मैं जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हें बैकग्राउंड में नॉइस आ सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरी तरीके से ऐप का इस्तेमाल करके इसमें बैकग्राउंड नॉइस मिटा दूं। जितनी हो सकती है उतनी तो मिटा ही सकता हूँ, अगर नहीं होगी तो भगवान कसम मैं कुछ नहीं कर सकता। यू हैव टू एडजस्ट। तुम्हें 10-15 दिन के लिए ये झेलना ही पड़ेगा अगर वीडियो चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे नॉर्मल वीडियो आ रही थी वैसी आती रहे, क्योंकि ऐसे रिकॉर्ड करने में मुझे नहीं लगता है कि कोई बुराई है, क्योंकि कौन सा मुझे एडिट करना है, एडिट तो एडिटर करेगा ना। बाय द वे मैं सूरज का फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आएगा, मैं बात करूंगा। सॉरी, भावना में बह जाता हूँ। तो जहाँ से स्टोरी शुरू की थी वहीं से ही शुरू करते हैं, पता नहीं कहाँ थी। तो हम लोग देखते हैं कि 4th प्रिंस यहाँ पे 1st प्रिंस से कहता है कि तुम किंगडम से कई सालों तक दूर रहे हो और आज तक तुमने कभी यहाँ पे क्राउन प्रिंस बनने के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे एम्परर मारा गया तुम तुरंत वापस आ गए और थ्रोन को हथियाना चाहते हो। तो मैंने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। 3rd प्रिंस यहाँ पे सबसे सूटेबल कैंडिडेट है एम्परर बनने के लिए, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पे सिर्फ अपनी मौत को टक्कर दे रहे हो ये सब कुछ करके। लेकिन 1st प्रिंस 4th से कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो इस बात को ऐलान करा देता है कि अगले 3 दिनों के बाद यहाँ पे थ्रोन सेरेमनी होगी और वो मन के अंदर सोचता है कि वो किसी भी कीमत पे ये थ्रोन हासिल करके ही रहेगा, भले उसे यहाँ पे आग के ऊपर ही क्यों ना चलना पड़े।
जिसके बाद हम लोग यूगोवन सिटी को देखते हैं जहाँ पे जिन्युए दोबारा वापस आता है। तो जितने भी गार्ड यहाँ पे जिन्युए को देखते हैं वो उसे ग्रीट करते हैं क्योंकि वो क्राउन प्रिंस है। इसके बाद जिन्युए यहाँ पे अपने बाकी सामान से मिलता है जैसे कि वेगा और बाकी लोग, और साथ ही में वो यहाँ पे यूगोवन से भी मिलता है जहाँ पे जिन्युए उसे दोबारा सेकंड मास्टर बुला रहा था। तो यूगोवन उससे कहता है कि मुझे क्लाउड लीडर बुलाओ, यही मेरा आपसे नाम है। इसके बाद जिन्युए यहाँ पे ताइसी से पूछता है कि एम्परर की मौत कैसे हुई। इस पे ताइसी उसको बताता है कि एम्परर की मौत यहाँ पे स्नीक अटैक की वजह से हुई थी 4 दिन पहले। जिस मिस्टीरियस बंदे ने उनके ऊपर अटैक किया था वो लोग अभी तक उसकी आइडेंटिटी पता नहीं लगा पाए हैं। वो इस समय पैलेस में था और बाकी लोग यहाँ पे उसे रोक नहीं पाए। उन लोगों को सिर्फ इतना पता चला है कि जिस बंदे ने अटैक किया था वो कम से कम लैंड गॉड रियलम पे है, शायद से वो यहाँ पे नाइन्स और एनेस्टी से हो सकता है, फिर अबाया सेक्टर से हो सकता है। उन्हें सिर्फ इतना ही पता चला है क्योंकि उनके पास ही इतने पावरफुल पर्सन को होल्ड करने की एबिलिटी है। ली बाई जिन्युए से माफी मांगता है क्योंकि वो यहाँ पे उस अटैकर को पकड़ नहीं पाया क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी। जिन्युए उसे कहता है माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाइन्स और एनेस्टी यहाँ पे ऐसा कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो पहले ही केओस के अंदर है भाई, थ्रोन के लिए लड़े जा रहे हैं। ऐसा पता नहीं क्या चिपका है वहाँ पे, सत्ता है भाई। इसीलिए जिन्युए को यकीन हो जाता है कि ये अबाया सेक्टर वाले ही होंगे। और फिर वेगा जिन्युए से कहता है कि वो लोग यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं कर सकते, अबाया सेक्टर उनसे काफी ज्यादा दूर है और वैसे उन लोगों को यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जिन्युए को इस बारे में पता था, इसीलिए वो यहाँ पे यूगोवन से पूछता है कि सिचुएशन कैसी है। इस पे यूगोवन जिन्युए को बताता है कि ब्लैक ड्रैगन किंगडम वाले अब उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि अब वो दोबारा वॉर शुरू कर सके। और ये बात वुकी किंगडम की, तो वो लोग यहाँ पे अटैक करने से डर रहे हैं क्योंकि युआनबा की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और ऊपर से उन लोगों ने जो भी प्लेस यहाँ पे बॉर्डर के पास छोड़े थे उन लोगों ने उन्हें दोबारा रिस्टोर भी कर लिया है। इसके बाद जिन्युए उन लोगों को बताता है कि जो आर्मी यहाँ पे नैन्सो डायनेस्टी से लाई गई है उसको अब यहाँ पे लीड करेगा युआनगू, और साथ ही में युगवान के सोल्जर्स हैं उनको यहाँ पे ट्रेन करने के लिए चैनजी का इस्तेमाल किया जाएगा, वही व्हाइट रोब आर्मी का लीडर। मैं भी युआन जिन्युए से पूछता है कि उसे ये सब कुछ करने के लिए क्यों नहीं दिया गया। तो जिन्युए उससे कहता है कि तुम आर्मी को लीड करना चाहते हो, पहले खुद को तो लीड कर लो यार, इतने ज्यादा अनसंभी हो, कभी भी किसी के ऊपर हमला कर सकते हो, आर्मी को कैसे लीड करोगे। वहीं पे जिन्युए टेंगू से कहता है कि वो उसके लिए एक काम रखे हुए है और वो यहाँ पे टेंगू से कहता है कि जितने भी बीस्ट हैं यहाँ पे सेकंड लेवल के उन सभी को तुम यहाँ पे इकट्ठा करो और उन्हें कियानवे किंगडम के पास ले आओ और उन्हें आर्मी के अंदर बदलने की कोशिश करो। जो लैंड आर्मी होगी वो कम से कम 2 लाख के आसपास होनी चाहिए और जो डिमोनिक बर्ड आर्मी होगी यानी कि हवाई आर्मी वो कम से कम 1 लाख के पास होनी चाहिए। उनके नंबर को जितना कम हो सके उतना ही रखना, ज्यादा न बढ़ाना, नहीं तो कंट्रोल करने में दिक्कत होगी। और वो टेंगू से ये भी कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सभी मॉन्स्टर भी यहाँ पे एक सोल्जर्स की तरह ही समझे जाएंगे, इन्हें भी फुल इज्जत मिलेगी क्योंकि फ्यूचर में वो चाहता है कि मॉन्स्टर और ह्यूमंस उसके किंगडम के अंदर आराम से रह सके बिना किसी दिक्कत के। वो टेंगू जिन्युए से पूछता है कि इसकी कोई टाइम लिमिट है क्या। तो जिन्युए उसे बताता है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, अपने हिसाब से दिन देख लेना, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। जिसके बाद जिन्युए अपने लोगों से कहता है कि यहाँ का काम हो चुका है, अब यहाँ पे किंगडम को बिना किंग के ज्यादा देर तक छोड़ा नहीं जा सकता है। तो ताइसी उसके पास आता है और उसे बताता है कि आपसे पहले है कोई किंगडम को हथियाने के लिए आ चुका है और वो आपके भाई ही हैं। जिस पे जिन्युए आगे से कहता है कि वो किंगडम मेरा था, मेरा ही रहेगा, साला मूत गया था मैं उसके ऊपर, अब से वो मेरा ही है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे एम्पायर सेरेमनी को देखते हैं जो कि फर्स्ट प्रिंस के लिए की जा रही थी और उसे बताया जा रहा था कि यही यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस बनेगा। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस और घोड़ी को भी देखते हैं और उसका नाम भूल गया, आई एम सॉरी बाबू, लेकिन ये यहाँ पे कहती है अगर मैं फर्स्ट प्रिंस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती तो मैं इसकी गुद्दी तोड़ देती, ये यहाँ पे एम्पायर कैसे बन सकता है। अब उसी टाइम में हम लोग यहाँ पे कियान को देखते हैं। अब मैं इसके क्लैन का नाम भूल गया लेकिन तुम्हें याद होगा ये भी यहाँ पे यही चीज कह रही थी कि यहाँ पे जिन्युए ने इतनी ज्यादा मेहनत की है किंगडम के बाहर, वो लोग कैसे यहाँ पे किसी को उसका थ्रोन लेने दे सकते हैं, वो लोग किसी भी कीमत में यहाँ पे इसे रोक के ही रहेंगे। इसके बाद हम लोग बूढ़ों को देखते हैं जो कि सेरेमनी खत्म करने वाले थे, ये कहते हुए कि अब से यही लौंडा बनने का क्राउन प्रिंस और हमारा एम्परर। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे कियान सामने आ जाती है जो कि इस बात के ऊपर बगावत करने लगती है कि यहाँ पे ये कैसे एम्परर बन सकता है। किंग जो ने यहाँ पे इतनी ज्यादा मेहनत की है उसे ही एम्परर बनना चाहिए, लेकिन वो बुढ़ा यहाँ पे अपने सोल्जर्स को आगे भेजता है, ये कहते हुए खाना किस लिए खा रहे हो, भगाओ यार इसे यहाँ से। लेकिन कियान आगे से यही कहती है कि जब ब्लैक ड्रैगन किंगडम ने अटैक किया था, जब वुकी किंगडम ने अटैक किया था तो फिर किंग जियो ने हमें यहाँ पे बचाया था, तब उतने टाइम पे फर्स्ट प्रिंस कहाँ पे था, तब वो यहाँ पे क्यों नहीं आया। अब वो एम्परर बनने के लिए आया है क्योंकि यहाँ पे थ्रोन खाली है और जिन युए यहाँ से दूर है। साथ ही में जितने भी लोग थे वो भी यहाँ पे अब यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस को अपोज कर रहे थे, ये कहते थे कि तू इस लायक नहीं है, तू भाग जा यहाँ से, हम तुझे कभी भी एम्परर नहीं मानेंगे। तो फिर फर्स्ट प्रिंस अब यहाँ पे कियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो फिर कियान युए के फादर सामने आ जाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और फर्स्ट प्रिंस यहाँ पे कियान युए के फादर से कहता है कि तुम जुवालिंग सेक्ट के लीडर हो ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो उनके ऊपर अटैक करता है और उन्हें दूर फेंक देता
है और फर्स्ट प्रिंस की स्ट्रेंथ यहाँ पे काफी ज्यादा थी, इसीलिए जुआलिंग सिटी के लीडर दूर जाके गिरते हैं। इसके बाद फर्स्ट प्रिंस वहां पे खड़ा हो जाता है थ्रोन के सामने और उन लोगों से कहता है कि जो कोई भी यहाँ पे उसके सामने खड़ा होगा और उसे एम्परर बनने से रोकेगा, उनका भी हाल यही होगा जो यहाँ पे जुआलिंग सिटी के लीडर के साथ हुआ है, जो कि है मौत। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जिन्होंने अपने स्पीयर को यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस के पास फेंकता है तो वो उसके पास जाके गिरता है और वो उन लोगों से कहता है, कौन है भाई, किसको मेरा थ्रोन चाहिए? साला मैंने इस पे मुता है, तुम ऐसे कैसे वहां पे मेरा थ्रोन ले सकते हो? साला मेरी खुशबू है उसके ऊपर। इसके बाद सभी लोग यहाँ पे जैसे जिन्वे को देखते हैं तो वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनका प्रिंस अब यहाँ पे वापस आ चुका है, अब कोई भी ऐरा गैरा यहाँ पे उनका थ्रोन नहीं लेगा। लेकिन फर्स्ट प्रिंस जैसे ही यहाँ पे जिन्वे को देखता है तो वो अपने पास अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और इसके पास डिमोनिक की थी। फिर वह जिन्वे को बताता है कि ये एक डिमोनिक कल्टिवेटर है और इसकी कल्टिवेशन यहाँ पे वाइड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम की है, इसीलिए जिन्वे को यहाँ पे सावधान रहना पड़ेगा। फिर इसके बाद फर्स्ट प्रिंस यहाँ पे जिन्वे के बार अटैक करने के लिए उड़ते हुए आगे बढ़ता है, तो फिर जिन्वे भी आगे से अपनी ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालता है और फर्स्ट प्रिंस के ऊपर अटैक करता है, जिसकी ड्रैगन स्पिरिट को देख के फर्स्ट प्रिंस हैरान होता है। इसके बाद वो भी अपने पास से यहाँ पे डिमोनिक ड्रैगन की स्पिरिट को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो दोनों ड्रैगन स्पिरिट आपस में टकराती हैं। लेकिन जिन्वे की कमजोर थी और फर्स्ट प्रिंस वाले की स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो इजिली यहाँ पे जिन्वे की ड्रैगन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करता है और जिन्वे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिसको देख के जिन्वे की पट जाती है। साले पट कैसे जाएगी तेरी, तुझे बताया तो था कि वो डिमोनिक कल्टीवेटर है और ऊपर से उसकी कल्टीवेशन भी ज्यादा है, तो तुझसे स्ट्रॉन्ग तो होना ही था। ये साला अलग ही दुनिया में जीता है और ऑफ कोर्स अगर ये मर जाएगा तो फिर मेन कैरेक्टर कैसे रहेगा। इसीलिए अब यहाँ पे जिन्वे के बचाने के लिए सावोजिंग आता है, जो कि अपनी पाम अटैक का इस्तेमाल करता है और इजीली यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ में फर्स्ट प्रिंस की जो ड्रैगन स्पिरिट थी उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद युआन भाई यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अपना गदा दे मारता है, ये कहते हुए ये इससे फर्स्ट प्रिंस दूर जाके गिरता है और जिन्वे आगे से कहता है कि वो साला केयरलेस हो गया था, उसे पता ही नहीं था कि यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे हेवीगन ने तुझे यहाँ पे अचार पापड़ बताया था क्या कि हमको लगा के खाने में मजा आता है, साला हरामी। लेकिन युआन जिन्वे से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही निपट चुका है। लेकिन डाजी उन लोगों को बताती है कि वो अभी तक मरा नहीं है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस को देखते हैं जो कि दोबारा खड़ा हो जाता है और ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, जिसके के लिए यहाँ पे 3 फोल्ड फायर का इस्तेमाल कर रहा था। तो फिर वेगा आगे से कहता है अगर ये इमॉर्टल हुआ तो फिर हमारे बुरी तरीके से लग जाएंगे। लेकिन रेड बॉय आगे से कहता है कि ये 3 फोल्ड फायर का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उसी टाइम पर वहाँ पे अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस ऊपर की तरफ देखता है तो जिन्वे भी ऊपर की तरफ देखता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि अवाया सेक्टर के जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ पे आ चुके थे। तो फिर जितनी भी पब्लिक थी वो यहाँ पे जैसे ही वाइट अवायास के डीमंस को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी डिमोनिक कल्टीवेटर थे और कुछ ही दिनों पहले इन लोगों ने यहाँ पे नेंजो डायनेस्टी के ऊपर अटैक किया था। अब ये कियानवे किंगडम के ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं। लेकिन कई सारे लोगों को यहाँ पे जिन्वे के ऊपर यकीन था कि जिन्वे इन्हें यहाँ पे डिप्लेट कर लेगा और उनकी किंगडम को कुछ भी नहीं होने देगा। हालांकि जिन्वे यहाँ पे अपने सभी लोगों से कहता है कि इनमें से कई सारे यहाँ पे वर्ल्ड रियलम पे हैं, कुछ हेवनली इमॉर्टल रियलम पे हैं और कुछ यहाँ पे लैंड गॉड रियलम पे हैं। इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम लोग इजीली यहाँ पे इन्हें हैंडल कर सकते हो। जिसके बाद वो अपने लोगों से कहता है खड़े किया हो जाओ और जाके इन्हें निपटा दो, इनकी गुद्दी दबोच दो। अब देखो ये लंबी फाइट चलेगी, कम से कम 4 से 5 चैप्टर, बेसिकली इसमें 10 या 15 मिनट और निकल जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। पहली बार माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे चेक करना है कि नॉइस कैंसिलेशन कितना ज्यादा हो रहा है, तुम्हें ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिर मैं कोई दूसरा जुगाड़ सोचूंगा, पैसे खर्चा करूंगा, एक नया माइक मंगाऊंगा महंगा वाला जेब से खर्च करके। इतने में तो नई पीसीओ ले आता मैं, और वैसे भी मुझे ऑडियो ले जाके अभी किसी दूसरे के कंप्यूटर पे इसे एडिट भी करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम चाहिए यार। सॉरी, समझो करो, कॉम्परेट कर लो यार। देखता हूँ कल या परसों में वीडियो दोबारा अपलोड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। कर दूंगा तो बढ़िया है, नहीं कर पाऊंगा तो नहीं कर पाऊंगा, क्या कर सकता हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरी किस्मत खराब है, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि जब मैं पीसीयू देने के लिए गया था तो फिर वहाँ पे पहले से उसके पास स्टॉक था। एक दूसरा बंदा आया था, उसको तुरंत दे दी थी उसने, क्योंकि उसके पास स्टॉक था। लेकिन मेरे जाते ही स्टॉक खत्म हो गया अपने आप ही जादू से, और उसने मुझसे कहा कि अब तुम्हें वेट करना पड़ेगा। और मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं कि जब मैं अपना पीसीयू, सॉरी क्या कहते हैं इसे, हाँ, कैबिनेट लेके जा रहा था जिसके अंदर मदरबोर्ड, प्रोसेसर और सब कुछ लगता है, रैम और जीपीयू वीपीयू, उसको लेके जा रहा था तो पानी गिरने लगा था। तुरंत मैं यहाँ से घर से बाहर निकला, धूप इतनी पड़ रही थी कि बंदा 1 मिनट के लिए खड़ा न हो पाए। लेकिन जैसे दुकान के पास पहुंचा तो पानी गिरने लगा, हमें भागना पड़ा इसे लेके कि साला कहीं ये भीग ना जाए, पीसीयू के चक्कर में कहीं 25,000 का जीपीयू न खराब हो जाए। मैंने तुमसे कई बार कहा और इस बार भी कहूंगा कि मैं मजाक में नहीं कहता कि मेरी किस्मत खराब है, वो सच में 2 कौड़ी की है। इसलिए मैं कभी जुआ हुआ नहीं खेलता, क्योंकि मुझे पता है कि पिटना मुझे ही है, मेरे ही पैसे जाएंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, सायोनारा। अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्डिंग कर सकूं, क्योंकि मेरे पास काम ही कहाँ है, घर में बैठा ही तो रहूंगा। इससे याद आया तो मैं एक और चीज बता दूं कि मेरे फोन में जैक खराब है, तो मैं मेरा माइक कनेक्ट नहीं हो पा रहा उससे, इसीलिए मुझे सूरज का फोन इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये एक और पॉइंट है ये कहने का कि मेरी किस्मत खराब है। इतना ही कहना था कि तुम्हें बता सकूं। बाय बाय, सायोनारा।